हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या पढ़ा लास्ट क्लास में? प्रजामंडल पढ़ रहे थे? किस लोग अभी आ कैसे रहे हैं अभी? हाँ, लेट लेट। अच्छा, सिद्धांत तो 1 बजे होती है ना क्लास? 1 बजे शुरू होती है ना क्लास? सब भाई। तो तिलक ठीक लंबा निकाल गया है? दिल्ली निकालता है? कैसे निकालता है? इतना गोल कैसे होता है? लगाने का कुछ होता है, वो चिपका लेता है, सीधा सीधा लग जाएगा। लाके देना। किसका? माता जी का? बालाजी किसका लगाता है? राधा कृष्ण कौन से संप्रदाय को मानता है? हाँ? कौन से? सनातन धर्म। नहीं तो राधा कृष्ण को मानने वाला संप्रदाय निम्बार्क होता है। वो निम्बार्क, वल्लभ, गोविंद किसी संप्रदाय को तो मानता होगा सर। आज कौन सा है? राम नाम? कहाँ पे? कोटा में? अच्छा, आर्य समाज वालों को वैसे ही। कल टेस्ट हुआ था क्या? किसका? जो पुराने वाला सुना दो आप, इधर थोड़ा ना। बताओ देखिए, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद कब बनी? कहाँ पे बनी? उसके अध्यक्ष कौन थे? दीवान रामचंद्र राव। उपाध्यक्ष कौन थे? और राजपूताना मध्य भारत के सचिव कौन थे? रामनारायण जी ने राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद कब बनाई? उसका पहला अधिवेशन कब किया? कहाँ पे किया? उसके अध्यक्ष कौन थे? 31 में कौन कौन से प्रजामंडल बने? जयपुर और बूंदी। 34 में?
36 में, 38 में, अलवर, भरतपुर और करौली 39 में, कोटा, किशनगढ़ और सिरोही 42 में, 43 में, 44 में, डूंगरपुर 45 में, जैसलमेर और प्रतापगढ़ और 46 में। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कर्पूर चंद पाटनी। पुनर्गठन किसने किया? अध्यक्ष किसको बनाया? चिरंजी लाल मिश्र। और मंत्री किसको बनाया गया? कौन से किसान आंदोलन को समर्थन दिया? और पहला अधिवेशन कब हुआ? 8-9 मई 1938। कहां पे हुआ? नथमल का कटला। उसके अध्यक्ष कौन थे? और महिलाओं की सभा को संबोधित किसने किया? और प्रजामंडल पे रोक लगाई, प्रजामंडल ने क्या चलाया? कौन गिरफ्तार किए गए? जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? किस किस के बीच में? मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। मिर्जा इस्माइल कौन थे? हीरालाल शास्त्री कौन थे? और कहा गया जयपुर रियासत अंग्रेजों की सहायता, उत्तरदायी शासन की, ब्रिटिश भारत के विद्रोही को। प्रजामंडल उसे शांतिपूर्ण धरना जुलूस प्रदर्शन पर भारत छोड़ो आंदोलन में भागे असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने क्या बनाया? किसके नेतृत्व में? किसमें भाग लिया? भारत छोड़ो आंदोलन। अन्य नेता कौन कौन थे? रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाब चंद नेहरू जी ने विलय कब करवाया? पहले गैर सरकारी मंत्री कौन थे? कौन सा अखबार निकालते थे? किसकी याद में? कब से निकालना शुरू किया था? मोतीलाल दिवस कब मनाया गया था? बूंदी प्रजामंडल किस किसने बनाया? नित्यानंद, कांतिलाल और ऋषिदत्त मेहता का एक और संगठन बूंदी देसी राज्य लोक परिषद। और ऋषिदत्त मेहता का समाचार पत्र कहां से, कब से, कितने दिनों में आता? कहां की खबरें? मरुद्र हितकारिणी सभा किसने बनाई? चांदमल सुराणा ने। कब बनाई? पुनर्गठन कब हुआ? किसने किया? किस नाम से? टोल आंदोलन कौन से संगठन ने चलाया? सेवा संघ कब बना था? किसने बनाया था? और टोल आंदोलन में एक शहर में कितने टोले होते थे? गठागे कितने किए थे? मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद कब बनी? 1900। और अध्यक्ष किसके अध्यक्षता में? जयनारायण व्यास। और ये पहला अधिवेशन कहां करना चाहते थे? लेकिन इनको गिरफ्तार करके कौन सी जेल में रखा गया? नागौर में मुकदमा चला। किस किस पे? आनंद राज सुराणा और भंवरलाल सर्राफ। फिर पहला अधिवेशन कहां किया इन लोगों ने? पुष्कर में। कब किया? उसकी अध्यक्षता किसने की? किसने? चांदकरण शारदा ने। कौन कौन लोग आए थे उसमें? मणिलाल कोठारी, काका कालेरकर और कस्तूरबा। मारवाड़ यूथ लीग कब बनी? किसके द्वारा बनाई गई? नाम बदल के क्या किया गया? झंडा किसने फहराया था? चौपासने वाला ने किस साल फहराया था? प्रजामंडल किसके अध्यक्षता में बना था? प्रजामंडल ने 36 में कौन कौन से 2 दिवस मनाए? कृष्णा दिवस कहां मनाया गया? शिक्षा दिवस। 36 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के महामंत्री कौन बने? कौन से अधिवेशन में? तो रियासत ने इनके क्या लगा दी? तो ये रोक कौन हटवाता है? किसको लेटर लिखे? डोनाल्ड फील्ड। डोनाल्ड फील्ड कौन था? जोधपुर का प्रधानमंत्री। भारत छोड़ो आंदोलन व्यास जी कहां रखे गए? बाकी नेता कहां रखे गए? अच्छा, चंडावल घटना कब की है? 28 मार्च 1942। डाबड़ा कांड कब का है? 13 मार्च 1947। डाबड़ा कांड में कौन कौन शहीद हुए? कौन एक बड़े नेता घायल हुए थे? जयनारायण व्यास की पुस्तकों के नाम बताओ। मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल और मार्च से संघर्ष। अखबारों के नाम बताओ। देखिए, अखंड भारत, पीप, तरुण राजस्थान और आंगीवाण। आंगीवाण राजस्थानी भाषा का। आंगीवाण कहां से निकलता? तरुण राजस्थान, पीप, अखंड भारत। कौन कौन से 2 नेता 38 में यहां पर आके गए थे? हाड़ौती प्रजामंडल किस किसने बनाया था? हाजी फैज मोहम्मद। कौन सा आंदोलन चलाते हैं? बेगार बेगार विरोध। बीकानेर, सॉरी, सर्वहितकारिणी सभा कहां बनाई गई? क्या कहलाती थी? कब बनाई गई थी? किस किस के द्वारा? दलितों के लिए और लड़कियों के लिए। झंडा किस किसने फहराया था? चंदनमल बहेड़ ने। कहां पे फहराया? धर्म स्तूप कहां पे? कब फहराया गया? कौन से गोलमेज सम्मेलन में? कौन से राजा के खिलाफ? कौन से पर्चे बांटे गए? तो कौन सा मुकदमा चलाया गया? किस साल चलाया गया? कौन कौन गिरफ्तार किए गए?
सत्यनारायण सर्राफ और खूबराम प्रजामंडल कहां बनाया गया था? कलकत्ता में। किस किस के द्वारा बताओ कौन कौन थे? वैद्य मग्गाराम, लक्ष्मी देवी आचार्य, मुक्ता प्रसाद और रघुवर दयाल। रघुवर दयाल गोयल का एक और संगठन। बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया? 26 अक्टूबर 1944। कौन से राजा के खिलाफ? और रायसिंह नगर में फायरिंग में कौन शहीद हुआ था? कब हुआ था? तो बीरबल दिवस कब मनाया गया? इंदिरा गांधी नहर की कौन सी ब्रांच का नाम है? उद्रासर आंदोलन के नेता कौन थे? कौन थे? जीवन राम। और दूधवा खारा के और कांगड़ के और गंग नहर वाले के? करतार सिंह। और कौन सा संगठन बनाया? सिंचाई कर को क्या कहते हैं? आचार सुधारिणी सभा कब बनाएगी? 1910 में। कौन कौन बनाते हैं? ज्वाला प्रसाद, जिज्ञासु और यमुना प्रसाद। नागरिक प्रचारिणी सभा कब बनाएगी? किस किस के द्वारा? प्रजामंडल कब बनाया गया? किस किस के द्वारा? तस्वीमो कांड कब हुआ था? कौन कौन दो लोग शहीद हुए थे? पंचम सिंह। और किसकी प्रेरणा से यहाँ पे राजनीतिक चेतना आई थी? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। मेवाड़ प्रजामंडल कौन से अधिवेशन के बाद बनाया गया? अरे कब बनाया गया? कहां पे बनाया गया? साहित्य कटोर किसका घर था? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे? महामंत्री कौन थे? रोक लगाई थी वर्मा जी कहां गए? अजमेर में कौन सी किताब लिखी? इस किताब में मेवाड़ के शासन की प्रजामंडल ने सत्याग्रह चलाया तो कौन पकड़े गए सबसे पहले? बुरेलाल भैया को कहां रखा गया? सरड़ा किले को मेवाड़ का। किसकी गिरफ्तारी की गांधी जी आलोचना करते हैं? कौन से अखबार में आलोचना करते हैं? पहला अधिवेशन कब हुआ? उसकी अध्यक्षता किसने की? उद्घाटन किसने किया? खादी प्रदर्शनी का किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन में कौन कौन सी महिलाएं जेल गई? नारायण देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का कौन सा सम्मेलन कौन से साल में कहां पे हुआ? उसकी अध्यक्षता किसने की? कश्मीर के नेता कौन आए थे? उदयपुर के अलावा मेवाड़ में 2 और सेंटर। नाथद्वारा में नेता। महाराष्ट्र में 4 सेंटर। नागपुर, जलगांव और माणिकलाल वर्मा ने और कौन सा प्रजामंडल बनवाया? किस किसने बनाया? लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा। शाहपुरा राजस्थान की पहली रियासत थी जहां पर वो राजा कौन थे? किसको प्रधानमंत्री बनाया? अलवर प्रजामंडल किसने बनाया? लेकिन उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग। पहला अधिवेशन कब हुआ? उसकी अध्यक्षता किसने की? हरिनारायण जी के संगठनों के नाम बताओ। वाल्मीकि संघ, आदिवासी संघ और अस्पृश्यता। राजस्थान के नेहरू कौन है? जोगल किशोर चतुर नहीं लिखवाया था। भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल। शेखावाटी किसान आंदोलन में किसने भाग लिया था? प्रजामंडल वालों का अखबार कौन सा था? प्रजामंडल बना कहां पे था? जापान दिवस किसके नेतृत्व में? महाराजा ब्रजेंद्र सिंह। इंडोनेशिया दिवस करौली प्रजामंडल किस किसने बनाया? चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह। इन्होंने 1927 में किसान आंदोलन चलाया था। उसके बाद कोटा प्रजामंडल किसने बनाया? पहला अधिवेशन कब हुआ? कहां पे हुआ? उसके अध्यक्ष कौन थे? दूसरा कब हुआ? कहां पे हुआ? उसके अध्यक्ष कौन थे? उसमें और कौन आए थे? भारत छोड़ो आंदोलन में कौन से नेता के नेतृत्व में प्रजामंडल ने कहां पे कब्जा किया? कोटा के नगर प्रशासन। कॉलेज की लड़कियों ने। किशनगढ़ प्रजामंडल किस किसने बनाया? और जमान शाह। सिरोही प्रजामंडल किस किसने बनाया? कहां पे बनाया गया सिरोही प्रजामंडल? कुशलगढ़ प्रजामंडल किसने बनाया? और बांसवाड़ा प्रजामंडल किस किसने बनाया? त्रिवेदी, मणिशंकर नागर और ढोलची भाई भावसार। अच्छा, ये भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का समाचार पत्र बताओ कहां से निकलता था? विजयाबेन भावसार ने क्या बनाया? लिखो डूंगरपुर प्रजामंडल। थोड़ी सी आवाज बढ़ाते हैं। कौन? ऑनलाइन? अच्छा, बाहर भेजना। इंदु बिश्नोई है कोई अपने क्लास में तो ऑफिस में चले जाएं बार बार।
लिख लो डूंगरपुर प्रजामंडल। देखो मेवाड़ वाले की तारीख पड़ी थी अपन ने कि कब बना था मेवाड़ वाला, तो कब बना था बताओ देखे। 24 अप्रैल 1900। डूंगरपुर वाले की याद रखना भाई, ये बना था 1 अगस्त 1944। स्थापना लिखो। फाउंडेशन 1 अगस्त 1944। 1 अगस्त 1944 कब बना था। अच्छा ये इसका इसलिए याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक का नाम सुना। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920। कब हुई थी। तो 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि होती है। तो बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर जो प्रजामंडल बना था वो प्रजामंडल कौन सा था। लिख लो कोष्टक में। बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर, ऑन डेथ एनिवर्सरी ऑफ बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर, ऑन डेथ एनिवर्सरी ऑफ बाल गंगाधर तिलक। लिखो आप संस्थापक लिखो। भोगीलाल पांड्या, हरदेव जोशी और गौरी शंकर उपाध्याय, इन्होंने मिली। भोगीलाल पांड्या जो है ना, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला इलाका कहलाता है वागड़। क्या कहलाता है। तो भोगीलाल पांड्या हो गए वागड़ के गांधी। क्या हो गए। तो भोगीलाल पांड्या कोष्टक में लिखो वागड़ के गांधी। गांधी हो वागड़, वागड़ का गांधी, गांधी हो वागड़ लिख लिया। ये हरदेव जोशी लिखना कुछ ही मत सुन लेना। ये हरदेव जोशी अपने राजस्थान के 3 बार सीएम बने थे। कितनी बार सीएम बने थे। और एक तो ये इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इंटरव्यू में खूब पूछी जाती है हरदेव जोशी के बारे में। हरदेव जोशी राजस्थान के सीएम थे, राजीव गांधी से बनी नहीं। राजीव गांधी पीएम हुआ करते, राजीव गांधी किसी बात को लेकर नाराज हो गए, इसलिए हरदेव जोशी ने राजीव गांधी ने हरदेव जोशी का हट सीएम से हटा दिया। कांग्रेस की सरकार थी, ऊपर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट, यहाँ भी हरदेव जोशी कांग्रेस के थे, प्रधानमंत्री इनका बैठो रहे, हटाओ इस आदमी को। तो हरदेव जोशी जी को हटा दिया यहाँ से। अच्छा भारत में एक रिवाज है कि किसी भी आदमी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद करना हो तो उसे राज्यपाल बना दो। क्या बना दो। तो अब जब भी भारत में किसी को राज्यपाल बनाया जाता है, लोग उसको फेसबुक पे ट्विटर पे बधाइयां देते हैं कि राज्यपाल बनने पर आपको हार्दिक बधाई। मेरा कई बार जीव करता है कि यार बधाई थोड़ी सांत्वना देनी चाहिए, क्योंकि जो भी राज्यपाल बनता है खुश नहीं होता, कमरा बंद करके तकिया मुंह में लेके रोता है, जोरदार से भयंकर ढंग से डहा डहा करके रोता है, यार बर्बाद कर दिया सब कुछ। तो भारत में राज्यपाल उनको बनाते हैं जिनको ठिकाने लगाना होता है, या जो निकम्मे हो जाते हैं और किसी काम के बचते नहीं। तो या तो पार्टी उनको बनाती है, लास्ट में ज्यादा से ज्यादा सांत्वना पुरस्कार दे दिया जाए तुम्हें, या बाद में जिनको ठिकाने लगाना होता है उनको बनाती है। अच्छा राज्यपाल में एक रूल है कि राज्यपाल किसी भी राज्य का उस राज्य का नहीं होना चाहिए। राजस्थान में राजस्थान का नहीं लगा जाएगा, हरियाणा में हरियाणा का नहीं लगा जाएगा। ऐसा एक नियम हमने बना रखा है, संविधान ऐसा कुछ भी नहीं कहता, पर हमने एक ऐसा नियम बना रखा है। तो अक्सर ये होता है कि राजस्थान का बंदा राज्यपाल कहाँ बनाओ, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल बना दो। अब होता है क्या, राजस्थान के किसी बंदे को हरियाणा का राज्यपाल बना दिया, पर वो पास में रहता है, तो जैसे राजस्थान में कुछ चुनाव आएंगे वो माथा खाता है बाद में, मेरे जवाई को टिकट दे दो, मेरे बेटे को टिकट दे दो, मेरे साले की बेटे के उसको टिकट दे दो, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो राजीव गांधी हरदेव जोशी जी थी भयंकर खार खाए हुए कि हरदेव जोशी को राज्यपाल बनाया मेघालय का, असम मेघालय का, उधर का राज्यपाल बना के छोड़ा एकदम, उससे आगे चाइना है बाद में कुछ ही नहीं है एकदम। तो हरदेव जोशी बेचारे वहां बैठे क्या करें अब।
इधर अपने राजस्थान में कांग्रेस ने एक्सपेरिमेंट किए, शिवचरण माथुर को सीएम बनाया, लेकिन इन लोगों से यहाँ पर पार पड़ी नहीं। तो यहाँ दंगे हो गए, अपने भरतपुर के अंदर दंगे हो गए, हिंदू मुस्लिम दंगे, सांप्रदायिकता की वो चीजें बढ़ने लगी। तो राजीव गांधी ने कहा भाई डी डी के अंदर ऐसे कोई दंगे हो गए। राजीव गांधी ने कहा कौन कांग्रेस में कोई ढंग का नेता हो गया राजस्थान में जो राजस्थान संभाल सके? यार क्या कर रखा है इसे, राजस्थान में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर भी सही नहीं है। तो किसी कांग्रेस वाले सीनियर नेता ने कहा कि साहब राजस्थान को हरदेव जोशी जी संभाल सकते हैं, तो बनाओ हरदेव जोशी को, क्या दिक्कत है उसमें? कैसे हरदेव जोशी वही है जिसको आपने बर्खास्त करके मेघालय टिका रखा है। असम मेघालय के राज्यपाल थे उस समय। राजीव गांधी ने कहा छोड़ो, आप जो हुआ वो हुआ, उनको कहो फटाफट जाए राजस्थान में सीएम पद की शपथ ले ले। हरदेव जोशी क्या राजीव है, क्या भयंकर राजीव है कि असम मेघालय से हाथों हाथ जयपुर आए, सीएम पद की शपथ ले ली, इतने खुश थे कि राज्यपाल पद से इस्तीफा देना भूल गए। भारत का संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति दो संवैधानिक पदों पर एक साथ है, पर वो एक साथ थे, असम के राज्यपाल थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। ये तो कांग्रेस की तूती बोलती थी। वापस हरदेव जोशी कह रहे पहले इस्तीफा तो दे के आओ, तो वापस गए हरदेव जोशी, इस्तीफा दे के फिर वापस आए, वापस यहाँ के शपथ ली। तो आरपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है कि कौन सा एक बंदा मुख्यमंत्री से राज्यपाल बना फिर मुख्यमंत्री बन गया? कौन थे? तो कोई किस्मत मेहरबान हो तो किसकी तरह हो? हरदेव जोशी की तरह, वरना यूं राज्यपाल बनने के बाद में आदमी मरता ही है, इसके अलावा दूसरा कोई भी पद प्राप्त नहीं करता। आपको राष्ट्रपति उस टाइप की कोई बना दे तो बात दूसरी है, पर ये भारत में केवल वो वैसी पोस्टिंग है, भाई आप बैठे रहो, सम्मानजनक विदाई है आपकी कि आपको राज्यपाल बना दिया गया, आपको राष्ट्रपति बना दिया गया। काम हम सारे जानते हैं कि ऐसा कोई भी काम उनका। मैं अक्सर बच्चों से पूछता रहता हूँ कि बताओ, देखिए भारत में आपातकाल लगा था, तो भारत में आपातकाल किसने लगाया? तो सब कहते हैं इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। फिर जब संविधान पढ़ते हैं तो कहते हैं राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रपति तो थी नहीं। तो फिर बच्चों को सोचना पड़ता है अच्छा राष्ट्रपति भी था क्या उस टाइम कोई? फिर याद आता है कि नहीं, फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम राष्ट्रपति भी थे। फिर मैं पूछता हूँ आपातकाल हटाता कौन है? तो कि राष्ट्रपति। तो किसने हटाया? फिर अब बच्चे को और याद नहीं था अब उस टाइम राष्ट्रपति कौन था जब आपातकाल हटाया था। तो ये तो हालात है। तो दिलीप सर जब पॉलिटी पढ़ाते तब हमेशा हंसते ही है कि राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ाते हैं, तो राष्ट्रपति की शक्तियां 5 दिन चलती है, पेज भर देते हो 15, राष्ट्रपति की फलानी शक्तियां, राष्ट्रपति की फलानी शक्तियां, राष्ट्रपति की फलानी शक्तियां। तो सर हंसते हैं कभी राष्ट्रपति पीछे आगे बैठ जाए तो रोए जोर जोर से कि झूठ है ये सारा, ऐसा मेरे से कुछ ही नहीं पूछते हैं ये लोग, है ना। तो राष्ट्रपति की हालत वो है, तो राज्यपाल की तो अपनी और खराब हालत हो जाती है यहाँ पे। तो ये हरदेव जोशी का याद रखना, इनकी किस्मत मेहरबान थी, राज्यपाल से वापस क्या बन गए थे। ये जो गौरी शंकर उपाध्याय थे, ये एक न्यूज़पेपर निकालते, उसका नाम था सेवक। क्या नाम था? लिख लो, गौरी शंकर उपाध्याय का समाचार पत्र। न्यूज़पेपर ऑफ गौरी शंकर उपाध्याय। गौरी शंकर उपाध्याय का समाचार पत्र कौन सा था? ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति थी, 44 में सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो वर्ल्ड वॉर की स्थिति के अंदर सरकारों ने स्कूल वगैरह बंद कर दिए थे अपने पूरी तरीके से। वैसे भी युद्ध की स्थिति होती है तो उसके अंदर सब चीजें बंद सी हो जाती। कोरोना था तो स्कूल वगैरह सारे बंद ही हो रखे थे। लेकिन यहाँ प्रजामंडल वालों का इनका करना था भाई सरकार ने स्कूल बंद कर दिए लेकिन हम स्कूल खोलेंगे, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, ये क्या तरीका है, हमें स्कूल खोलने चाहिए। तो प्रजामंडल वालों ने गांव गांव के अंदर जाके मीटिंग करनी शुरू की। प्रजामंडल एक यात्रा निकाली, पूरी यात्रा निकाल के इस गांव में गए, यहाँ जाके पूछा कि भाई आपके गांव में स्कूल खुली है कि नहीं? खुल नहीं, स्कूल तो सरकार ने बंद कर रखी है। चलो तो अपने स्कूल खोलेंगे। कैसे खोलोगे, कौन पढ़ाएगा? कि बताओ भाई इस गांव में पढ़े लिखे लड़के कौन है? दो लड़के खड़े हो भाई, हम पढ़े, हमने 10वीं कर रखी है, 8वीं जितना भी पढ़ रखे, तो आज के बाद तुम्हारा काम है कि तुम इस गांव के अंदर स्कूल चलाओ। कहाँ चलाएंगे? स्कूल के ताला लग रखा है, और कहीं चला लेते, पढ़ाना ही तो है। एक सेठ जी खड़े, उन्होंने कहा भाई मेरे आगे वाला 2 कमरे खाली पड़े, वहां लगा लो। तो गांव वालों के कमरे, गांव वालों के मास्टर, गांव वालों के बच्चे, हम पढ़ाते हैं। ऐसा प्रजामंडल कर रहा है। कौन कर रहा है? फिर इस गांव से अगले गांव में यात्रा गई, फिर अगले गांव में, यात्राओं के माध्यम से लोगों को
एजुकेशन के बारे में बताया। यात्रा के लिए एक अच्छा शब्द होता है प्रयाण। क्या शब्द होता है? तो ये जो सभाएं की गई इन सभाओं का नाम दिया गया प्रयाण सभा। क्या नाम दिया गया? तो कोई पूछेगा कि कौन से प्रजामंडल ने प्रयाण सभाओं का आयोजन किया था? कौन से प्रजामंडल? प्रयाण का मतलब क्या होता है? यात्रा। क्या मतलब होता है? यात्रा। मार्च करना, यात्रा करना। लिखो, प्रजामंडल ने प्रयाण सभाओं का आयोजन किया था। प्रजामंडल कंडक्टेड प्रयाण सभा। प्रजामंडल ने प्रयाण सभाओं का आयोजन किया था। प्रजामंडल कंडक्टेड प्रयाण सभा, प्रयाण सभाओं का आयोजन किया था। कंडक्टेड प्रयाण सभा। किसका आयोजन किया था? तो प्रयाण सभाओं के माध्यम से शिक्षा का महत्व समझाया। तो क्या खुल गई वहां पर? स्कूल है, जगह जगह स्कूलें खुल गई। अच्छा, राज्य सरकार का ऑर्डर है कि कहीं पर स्कूल खोली नहीं जा सकती। आप जबरदस्ती स्कूल खोलोगे, इसका मतलब कानून तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। सरकार क्या करेगी? कानून फॉलो करवाएगी। जैसे कोरोना में कहा गया भाई दुकानें बंद करो, और फिर यदि किसी ने दुकान खोल ली तो पुलिस वाला लठ लेके गए। भाई ये था, बाद में कहा भाई हम बंद करवाएंगे। ये सेम का सेम यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर एक गांव पड़ता था, उस गांव का नाम था रास्तापाल। क्या नाम था गांव का? लिखो, रास्तापाल घटना। उन्नीस जून 1947। रास्तापाल ट्रेजेडी, रास्तापाल घटना कब की है? 19 जून 1947। रास्तापाल नाम का एक गांव है, वहां पे दो माठ साहब है जो स्कूल खोल के बैठे हुए। एक माठ साहब का नाम है नाना भाई। क्या नाम है? एक माठ साहब का नाम है सेंगा भाई। कौन कौन दो माठ साहब नाम बताओ? नाना भाई और ये वहां पे स्कूल खोल के बैठे हैं। रियासत के कर्मचारी गए, उन्होंने जाकर भाई माठ साहब स्कूल करो बंद, ताला चाबी हमें, ताला लगाओ, चाबी हमें दे दो, बच्चों घर जाओ। बच्चे तो हाथों हाथ चले गए, बच्चे तो राजी हुए। बोले, ठीक है, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई, आज हमारे। मार साहब ने कहा कि नहीं भाई, हम स्कूल बंद नहीं करेंगे। राजा स्कूल नहीं खोलता पर प्रजामंडल स्कूल खुलवा रहा है, हम प्रजामंडल के सिपाही है, हम स्कूल चलाएंगे। जो राज्य कर्मचारी पुलिस वाले आए थे उन्होंने कहा कि मार साहब, ये भाषण बच्चों के सामने झाड़ा करो, हमारे सामने झाड़ने की आवश्यकता, पर स्कूल बंद करनी पड़ेगी, और नहीं करोगे तो फिर हमें जानते हो आप। मार साहब ने कहा क्या कर लोगे? पुलिस वालों ने गोली मार दी। एक मार साहब शहीद हो गए। कौन? सेंगा भाई से पूछा कि भाई आप बताओ मार साहब। मार साहब ने कहा भले गोली मार दो, लेकिन मैं स्कूल तो बंद। तो उन्होंने कहा आपका तो गोली मारेंगे नहीं, आपका काम दूसरा ही करेंगे। दोनों हाथ बांधे, वो जीप लेके आए थे, उस जीप के पीछे रस्सा बांधा और मार साहब को घसीटा। इस गांव की एक बच्ची थी काली बाई। क्या नाम था? खेत से घास लेके वापस आ रही थी। मुझे लगता है काली बाई ने उस दिन स्कूल बंक किए, तभी खेत की तरफ थी। वो काली बाई उधर से वापस आ रहे थे, उनके हाथ में वो घास काटने वाली जो हंसिया, दांती, दांती बोलते हैं, दरांती, दांतली जिसको अपने कहते हैं, वो दांती थी उनके हाथ में। और उन्होंने जब देखा कि भाई मेरे फेवरेट सरगुत लंबा कर रखा है, तो वो भाग के गए और उन्होंने जाके वो रस्सी काट दी। वो रस्सी काटी तो पुलिस वालों को गुस्सा है, उन्होंने एक गोली और चला दी, उसमें काली बाई शहीद हो गई। इस घटना में दो लोग शहीद हुए थे। कौन कौन? अध्यापक नाना भाई और भील बालिका। भील भील जनजाति की बालिका थी, ये इसके अंदर शहीद हो गई थी। इन दोनों की जो मूर्तियां हैं वो डूंगरपुर में गैप सागर तालाब है। कौन सा तालाब है? उसके पास इन लोगों की मूर्तियां लगी हुई है। कालीबाई के नाम पे एजुकेशन में कई पुरस्कार दिए जाते हैं। आदिवासी क्षेत्र में बच्चियां पढ़ती है तो कालीबाई पुरस्कार मिलता है। आजकल तो कालीबाई के नाम पे स्कूटी, कालीबाई स्कूटी। तो क्यों कालीबाई के नाम पे क्यों दी जाए? क्योंकि वो शिक्षा के लिए शहीद हुए थे। देखो कालीबाई पर आप देखो विडंबना, देखो कालीबाई हमारी एक लड़की शिक्षा के लिए शहीद हो गई, पर फिर भी हम कालीबाई को राजस्थान से बाहर वाले भी नहीं जानते। राजस्थान राजस्थान वाले मुश्किल से जानते हैं कालीबाई को, वो भी तब जब हम पढ़ते हैं, है ना। कोई नहीं पढ़ा लिखा हो, मान लो ये तैयारी नहीं करता और उसको पूछो कालीबाई कौन है, नहीं जानता। वरना एक पाकिस्तान वाली लड़की ने एक गोली खाई, उसको नोबेल मिल गया, मलाला यूसुफजई, है ना। और वो तो मरी भी नहीं, भाषण देती और घूमती रहती है इधर उधर। लिखो, अपने को मार्केटिंग नहीं आती जी ढंग से अपनी करने। भाई हमारा इस क्षेत्र में योगदान बड़ा है, हमारी बालिका इसके अंदर शहीद हो गई थी। इतने साल पहले वो इस प्रकार के एजुकेशन की बातें कर रही थी, पाकिस्तान वाले मार्केटिंग करके खुद ने गोली मारी, खुद ने नोबेल ले लिया। पाकिस्तान को एक ही नोबेल मिला हुआ है, वो सिंगल नोबेल है पाकिस्तान को, मलाला यूसुफजई। क्यों मिला कि हमने उसकी गोली मारी? कि पाकिस्तान की एक लड़की को नोबेल क्यों मिला? क्योंकि पाकिस्तान वालों ने उसकी क्या मार दी? गोली मार दी। लिखो, ये पूरा थोड़ा लिखो स्कूल बंद करवा रहे थे मार साहब गोली मारी, समझ जाओगे ना। लिखो, इस घटना में
इन दिस इंसिडेंट, इस घटना में, इन दिस इंसिडेंट, अध्यापक नाना भाई तथा भील बालिका कालीबाई शहीद हो गए थे. टीचर नेम्ड नाना भाई एंड भील गर्ल कालीबाई वर मार्टिर्ड. अध्यापक नाना भाई तथा भील बालिका कालीबाई शहीद हो गए थे. टीचर नेम्ड नाना भाई एंड भील गर्ल कालीबाई वर मार्टिर्ड. अध्यापक नाना भाई तथा भील बालिका कालीबाई शहीद हो गए थे. भील गर्ल कालीबाई वर मार्टिर्ड. लिखो बालिका शिक्षा के क्षेत्र में फॉर गर्ल्स एजुकेशन. बालिका शिक्षा के क्षेत्र में फॉर गर्ल्स एजुकेशन कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है. कालीबाई अवार्ड इज गिवन. कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है. कालीबाई अवार्ड इज गिवन. कालीबाई पुरस्कार दिया जाता है. कालीबाई अवार्ड इज गिवन. इन दोनों की मूर्तियां गेप सागर तालाब के पास लगी हुई है, वहीं डूंगरपुर में ना. इन दोनों की मूर्तियां, स्टैच्यूज ऑफ बोथ ऑफ देम, इन दोनों की मूर्तियां गेप सागर तालाब के पास स्थित है. आर लोकेटेड नियर गेप सागर पॉन्ड. गेप सागर तालाब के पास स्थित है. आर लोकेटेड नियर गेप सागर पॉन्ड. गेप सागर तालाब के पास स्थित है. लाइन चेंज करके लिखो. इस घटना में एक अन्य अध्यापक सेंगा भाई भी घायल हो गए थे. एंड अनदर टीचर सेंगा भाई गोट इंजर्ड इन दिस इंसिडेंट. इस घटना में एक अन्य अध्यापक सेंगा भाई भी घायल हो गए थे. एंड अनदर टीचर सेंगा भाई गोट इंजर्ड इन दिस इंसिडेंट. इस घटना में एक अन्य अध्यापक सेंगा भाई भी घायल हो गए थे. एंड अनदर टीचर सेंगा भाई गोट इंजर्ड इन दिस इंसिडेंट. एक घटना ऐसी और लिखो. लिखो पुनावाड़ा घटना. ये रास्तापाल वाली के स्टार लगाना. ये 2010 मेंस का क्वेश्चन है. पुनावाड़ा वही गांव का नाम है. रास्तापाल एक गांव है, पुनावाड़ा एक गांव है. सेम स्कूल खुली हुई थी. माठ साहब थे शिवराम भील. क्या नाम था? और राज्य वाले बंद करवाने के लिए गए. माठ साहब ने बंद करने से मना किया तो माठ साहब पे लाठीचार्ज कर दिया. माठ साहब घायल हुए थे इस घटना में. लिखो. इस घटना में अध्यापक शिवराम भील घायल हो गए थे. टीचर नेम्ड शिवराम भील गोट इंजर्ड इन दिस इंसिडेंट. इस घटना में अध्यापक शिवराम भील घायल हो गए थे. टीचर नेम्ड शिवराम भील गोट इंजर्ड इन दिस इंसिडेंट. अध्यापक शिवराम भील घायल हो गए थे. अगला लिखो भाई. डूंगरपुर के बाद कौन सा प्रजामंडल है? जैसलमेर. जैसलमेर प्रजामंडल. संस्थापक लिख लो मीठालाल व्यास. बीकानेर वाला प्रजामंडल कहां बनाया गया था? कलकत्ता. सिरोही वाला कहां बना? बॉम्बे. भरतपुर वाला कहां बना? ये बना था जोधपुर में. पहले संस्थापक लिखो फिर मैं बताता हूं. फाउंडर लिखो. को प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी. प्रजामंडल वॉज फाउंडेड एट जोधपुर. प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी. प्रजामंडल वॉज फाउंडेड एट जोधपुर. यह एक कार्यकर्ता थे रघुनाथ सिंह. क्या नाम था कार्यकर्ता का? उन्होंने एक संगठन बनाया था माहेश्वरी नवयुवक मंडल. क्या बनाया था? कोई पूछ ले कि माहेश्वरी नवयुवक मंडल किसने बनाया था? किसने बनाया था? कहां पे बनाया था? जैसलमेर.
लिख लो, रघुनाथ सिंह का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रघुनाथ सिंह, माहेश्वरी नवयुवक मंडल। रघुनाथ सिंह का संगठन कौन सा है? माहेश्वरी नवयुवक मंडल। किसका संगठन है? रघुनाथ सिंह। आगे कौन सा प्रजामंडल? प्रतापगढ़। देखो, अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर, ठक्कर बापा, क्या नाम बताओ देखे? अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर, ठक्कर बापा आदिवासियों के बड़े नेता हुए। जब अपने यहाँ मीणा आंदोलन चल रहा था, जनजातीय आंदोलन, मीणा आंदोलन पढ़ा है मैंने, कहां पर हुआ? जयपुर रियासत के अंदर। तो जब मीणा आंदोलन चल रहा था तो ठक्कर बापा ने जयपुर के प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था। जयपुर के प्रधानमंत्री वही मिर्जा इस्माइल। कौन थे? तो कोई पूछेगा कि आदिवासी मांगों को लेके या मीणा आंदोलन को लेके चुनीला सॉरी आपके मिर्जा इस्माइल को लेटर लिखने वाले आदिवासी नेता कौन थे? तो कौन थे? कौन थे? लिखो, नीचे एक लाइन लिख लो। मीणा आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग मीणा मूवमेंट, मीणा आंदोलन के दौरान, ड्यूरिंग मीणा मूवमेंट, ठक्कर बापा ने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा था। ठक्कर बापा रोट ए लेटर टू जयपुर पीएम मिर्जा इस्माइल। ठक्कर बापा ने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा था। ठक्कर बाबा रोट ए लेटर टू जयपुर पीएम मिर्जा इस्माइल। जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा था। किसने लिखा? किसको लिखा? कौन से आंदोलन के दौरान? बॉक्स में बंद कर लो इस बात को। लास्ट कौन सा बच गया? झालावाड़। लिखो, मांगीलाल भव्य, तनसुखलाल मित्तल, मकबूल आलम। कौन कौन है बताओ देखे? मांगीलाल भव्य, तनसुखलाल मित्तल और मकबूल आलम। दोबारा बोलना एक बार नाम। मांगीलाल भव्य, तनसुखलाल मित्तल और मकबूल आलम। प्रजामंडल वालों की मुख्य मांग क्या हुआ करती? उत्तरदायी शासन। झालावाड़ के जो राजा थे उनका नाम था हरिश्चंद्र। क्या नाम था? अच्छा, झालावाड़ के राजा को बोला करते थे राजराणा। क्या बोलते?
अलग अलग उपाधि होती, राजा महाराजा, ऐसे जो झालावाड़ के राजा थे उनकी उपाधि क्या हुआ करती, और राजराणा हुआ करते हरिश्चंद्र। क्या नाम था? झालावाड़ वाले सबसे लास्ट में बनाया प्रजामंडल, तो जोश ज्यादा था इनमें, तो गए राजा के पास और राजा को जाकर आगे हमारे किसकी स्थापना करो, उत्तरदायी सर। राजा ने कहा भाई ये क्या भला होती है उत्तरदायी सरकार? तो कहा कि भाई इसमें ना आपके पास में राज नहीं रहेगा, आपके पास पावर नहीं रहेगी, पावर किसके पास चली जाएगी, जनता। और जनता के अंदर से एक आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, फिर वो अपने मंत्री खुद ही डिसाइड कर लेगा क्या करना है क्या नहीं करना। आप सीट पे बैठे रहोगे, सीट से तो हटाएंगे नहीं, लेकिन पावर आपके पास नहीं रहेगी, पावर किसके पास चली जाएगी, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री किसके अंदर से बनाना पड़ेगा, जनता। राजा ने कहा ठीक है बना देंगे, तो बताओ कब बनाना है। तो प्रजामंडल बनने लगा है, राजा के समझ नहीं आया होगा मैटर पूरा। का सर आपके मैटर समझ में आ गया? हाँ क्या आ गया? तो नहीं सर समझ नहीं आया, हम एक बार फिर बताते हैं। सर आपके पास पावर नहीं रहेगी, पावर जाएगी प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री किसके अंदर से बनेगा, जनता। अरे का सब समझ में आ गया, आप तो बताओ प्रधानमंत्री किसको बनाना है, नाम तो बताओ उसको प्रधानमंत्री बनाते। सर पक्का समझ गए? लोगों को लगा इतना जल्दी राज कैसे छोड़ देगा कोई आदमी। अरे का आ गया मेरे समझ में सर, एक बार वापस थोड़ा समझ लो आप। सर आप सीट पे रहोगे लेकिन आपके पास कोई भी पावर नहीं रहेगी, पावर किसके पास चली जाएगी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसके अंदर से बनाना पड़ेगा, जनता के अंदर से बनाना पड़ेगा। तो सर समझ रहे हैं आप? अरे खा कंसेप्ट क्लियर है, मैं खुद बता देता हूं। मेरे पास कोई पावर नहीं रहेगी, पावर प्रधानमंत्री के पास जाएगी, और प्रधानमंत्री किसके अंदर से बनाना पड़ेगा। तुम तो यार ये बताओ प्रधानमंत्री किसको बनाना है? सर पक्का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार? अरे का श्योर यार, बनाना किसको तुम तो ये बताओ। कि सर जब आप इतना मानने के लिए तैयार है तो सर आपकी जिसको मर्जी है उसको प्रधानमंत्री बना दो, हम सारे यहीं पे खड़े हैं। तो पक्का जो मेरी दिमाग में उसको हम प्रधानमंत्री बना दोगे? सर पक्का, जिस पे आपका जीव माने उस आदमी को प्रधानमंत्री बना दीजिए। क्या मैं हूं? लिखो भरोसे की भैंस पाट डोल आवे। लिखो राजराणा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ राजराणा हरिश्चंद्र, राजराणा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ राजराणा हरिश्चंद्र उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड। उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड। उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वॉज इस्टेब्लिश्ड। ये हो गए भाई आपकी प्रजामंडल। समझ में रह जाएंगी सारी बातें। एक नया पेज लो, एकदम कोरा पेज लेना, ये छोड़ देना जीता बच गया होता। उस पर लिखो प्रजामंडल आंदोलन का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट। प्रजामंडल आंदोलन का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट। घर पे ट्राई करोगे लिखने की थोड़ी? कल मैं लिखवा दूंगा आते ही, है ना, फिर आपने और मिलान कर लेंगे, पर लिख लोगे इस बहाने, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लोगे। जैसा लिखा जाए, जितना लिखा जाए कोई बात नहीं, अपने सही नहीं लिखना, है ना। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब ये कहते नहीं होता कि सही आंसर लिखना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब होता है आंसर लिखना है, भले गलत लिखा जाए। और मैं तो तब ज्यादा राजी हूँ यदि आप गलतियां करोगे। यदि कोई स्टूडेंट आंसर लिखते समय गलतियां करता है, कोई चेक करने वाला उसकी गलतियां बता दो, उसको राजी रहना चाहिए कि गलतियां एक ना एक दिन तो होनी है, या तो यहाँ होनी है या पेपर में होनी है। जिनकी यहाँ ज्यादा गलतियां हो जाती है वो पेपर में नहीं करते, जिनकी यहाँ नहीं होती वो वहां करेंगे। ऐसा कोई नहीं होगा जो आंसर लिखते टाइम गलतियां ना करे। तो यदि आपके आंसर में आपने फर्जी से फर्जी लिखा है और बाद में आपने चेक करवाया उसने पूरा ही काट दिया, तो भी राजी रहिए कि चलो ये तो पता चला कि ऐसा तो नहीं लिखना। भाई ये तो समझ में है, कम से कम ऐसा फर्जी आंसर तो लिखना नहीं। हम हर बुरी बात से सीखते हैं। एडिसन वाली बात है, थॉमस एल्वा एडिसन जो था, बल्ब जो बनाता है, तो उसने क्या 1000 बार ट्राई किया तब बेचारे से जाके बल्ब बना। तार डली जोड़ता, कभी इधर इधर जोड़ता, कभी इधर जोड़ता, लेकिन बल्ब तो बनने का नाम नहीं ले रहा। तो वो हर बात में यूं कहता था कि अरे आदमी हर चीज से कुछ ना कुछ सीखता है। जब उसने बल्ब बना लिया तो एक ने किसी ने कहा कि तू मूर्ख कहता रहता है कि आदमी हर चीज से कुछ ना कुछ सीखता है, तो तूने इतने साल लगाए अब जाके बल्ब बनाया, तो इतनी बीच में जो असफलता थी उससे क्या सीखा? उसने कहा मैं 1000 ऐसे तरीके जानता हूं जिससे बल्ब नहीं बनता। तो भाई बल्ब बनाने का एक तरीका है वो मुझे पता है, पर मैं 1000 वो तरीके भी तो जानता हूं जिनसे बल्ब नहीं बनता। सेम बात है, हम 1000 वो फर्जी आंसर जानते हैं जिनसे सिलेक्शन नहीं होता है। तो सीख जाएंगे, पर वो उस प्रोसेस में आएंगे तभी आगे सीखेंगे। अपने ट्राई करना। 3 पन्ने छोड़ दो, 3 पन्ने का मतलब एक पन्ने के दोनों साइड और एक पन्ने का एक साइड।
तो ताकि खुला खुला भी लिखे अपने तो अपने लिख पाए, क्योंकि बाद में मैं 2 पन्ने छुड़वा देता हूं, 1 पन्ना छुड़वा, तो फिर कहते सर भर गया, अब आगे क्या करें। अब नया टॉपिक लिखो आपने। राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। देखो सुनो, सुनना देखो, जब तक अपना राजस्थान बन नहीं गया था, जो आज हम राजस्थान देखते हैं, पहले अपने इसको बोला करते राजपूताना। क्या बोला करते? इस राजपूताना में बेसिकली आज का राजस्थान आया करता था अपना, मध्य प्रदेश का मालवा और गुजरात का सौराष्ट्र। कौन कौन सी चीजें आया करती थी? आज का राजस्थान अपना, मध्य प्रदेश का मालवा और गुजरात का सौराष्ट्र, इन सबको मिला के क्या बनता था? मोटी मोटी विशेषता की, जहां पे राजपूतों का शासन था उसको क्या बोलते थे? राजपूताना। अपने राजस्थान में ज्यादातर जगह पे था, मध्य प्रदेश के मालवा में भी था, गुजरात के सौराष्ट्र। लेकिन बाद में जब अपने को भारत में मिला दिया गया तो उसके बाद थोड़े बहुत चेंज हुए, तो अपने पास तो राजस्थान ही बचा, मालवा किसके पास चला गया? मध्य प्रदेश, और सौराष्ट्र किसके पास चला गया? वरना आप देखो अभी तक के आंदोलन वगैरह हमने जीते पढ़े, इससे आपने एक चीज नोटिस की कि नीमच की क्रांति हम पढ़ रहे हैं। तुम क्यों पढ़ रहे हैं नीमच की क्रांति, जब नीमच हमारा पार्टी नहीं है? क्योंकि उस टाइम नीमच हमारा पार्ट था, है ना। हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो आंदोलन है वो इडर चला गया, तो इडर से अपना क्या लेना देना? इडर गुजरात में, पर इडर उस टाइम अपना था। आज होने को तो आज राजस्थान के 4 टुकड़े कर दो तो अलग अलग राज्य बन जाएंगे, पर आज जो कंडीशन है वो तो माननी पड़ेगी ना। बाकी किसी टाइम राजस्थान के अंदर ये था तो वो तो मानना ही पड़ेगा आपको, आगे जाके तय हो जो। तो बस सेम सी बात है कि किसी टाइम मालवा सौराष्ट्र अपने पार्ट थे, लेकिन अब अपने पार्ट नहीं। तो अपने को जब मिलाया गया तो अपने में क्या क्या जोड़ा गया? बाकी चीजें उधर दे दी गई, अपने में बेसिकली 19 रियासतें जोड़ी गई। कितनी रियासतें जोड़ी गई? रियासत का मतलब है जहां राजा बनते थे। 19 राजा थे, उन 19 राजाओं को राजी किया कि तुम लोग राजस्थान के अंदर मिल जाओ। अभी बात समझो, तो कितनी रियासतें? मैं एक दिन आपको बता रहा था कि बांसवाड़ा के राजा की कुशलगढ़ के सामंत से बंदी बंद हो गई, इसलिए अंग्रेजों ने कुशलगढ़ के सामंत को कहा कि तू आज के बाद बांसवाड़ा के राजा को टैक्सी, तू अलग है, तू न्यारा हो जाए यार अपने। तो बांसवाड़ा को किससे अलग, बांसवाड़ा से किसको अलग कर दिया था? वैसे अंग्रेजों ने अलवर से अलग किया था नीमराणा को। किसे किया था? टोंक से अलग किया था लावा, और बांसवाड़ा से किसको अलग किया था? तो ये 3 जगह ऐसी थी जहां पे अलग थी, राजा से अलग हुआ करते, लेकिन इनको राजा नहीं बोलते। राजा तो बोलते थे वैसे कहने को, तो ये भी राजा हुआ करते थे, पर ये बड़ी रियासतें नहीं हुआ करती, ठिकाने थे। क्या थे? बहुत छोटी, उप रियासत का दो आप एक प्रकार से, उप रियासत कह सकते हो या ठिकाने कह सकते हो। चीफ सीप बोलते, यहाँ पे चीफ बैठते हैं। तो 3 अलग अंग्रेजों के अलग किए हुए थे ठिकाने, अलवर से अलग करके, टोंक से अलग करके, और बांसवाड़ा से अलग करके, छोटी अलग अलग हुआ करती थी। एक जगह मैं इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं तो आप एक चीज नोटिस करके होंगे कि एक जगह ऐसी थी जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट राज हुआ करता, अजमेर। और अजमेर को अंग्रेजों ने केंद्र शासित प्रदेश बना रखा था। क्या बना रखा था? और अजमेर नहीं था इसमें, अजमेर और ये जोधपुर की तरफ जो जगह पड़ती है ये थी, इसको बोलते हैं मेरवाड़। तुम आगे वाली लड़कियों सुना करो, तुम सुनती कम हो बोलती ज्यादा हो, है ना। और तुम ये यकीन मानो कि मैं तुमसे थोड़ा सा ज्यादा जानता हूं। अज नॉर्मली होता क्या है कि राजस्थान जी के वो सब्जेक्ट है जो सबको थोड़ा थोड़ा आता है ना। वो सब्जेक्ट पढ़ाना सबसे भयंकर काम है जो सबको थोड़ा थोड़ा आता हो। फिर उसमें एक तो क्या है, विजय सर को इकोनॉमी पढ़ानी तो आपको आती नहीं, तो बहुत इजी काम है कि भाई इकोनॉमी पढ़ाओ, आप खाली देखते ही हो कि भाई शेर गया, शेर आ गया। इससे पहले शेर आपने जंगल वाला ही सुना था, तो आपके लिए कोई है नहीं। सेम मुझे ज्योग्राफी में कई बार लगती है धरती घूम रही है, इधर से इधर क्यों गई, इधर से इधर क्यों गई है, अपने को समझ नहीं है, तो आप पूरा दिमाग लगाते हो। ये कि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें आती रहती है, तो ये सबसे बुरा काम होता है क्या, एक स्टूडेंट है जिसको 1 से लेके 100 तक की गिनती में बीच बीच की कुछ चीजें आती है, उसको बीच में 17 आता है, उसको 28 आता है, उसको 64 आता है, उसको 73 आता है। अब मैं 1 से पढ़ाना शुरू करता हूँ, स्टूडेंट का पूरा फोकस है 17 पे आ,
फिर मैं बताता हूं तेरे को मेरे को क्या आता है। अब मैं 16 तक कुछ ही बता दूं, उसको कोई लेना देना। मैं जैसे 17 बताऊंगा सर 17 ये वाला ये ना 17 था आपका। मैं कहता हूँ थैंक यू वेरी गुड यार सर। अब उसका पूरा फोकस है 28 पे आता हूँ, इधर आने की कोशिश करता हूँ ना। वो है कि वो मैं कई बार उदाहरण देता ही हूँ कि कोई एक बंदा किसी एक म्यूजिक टीचर के पास गया, तो म्यूजिक वाले सर को जाके कहा कि सर मुझे म्यूजिक सीखना आपसे। तो सर ने कहा ठीक है, कल शाम को 7 से 8 एक घंटे क्लास होगी, 2,500 रुपये लगेगा तुम्हारा। और उसने कहा सर मुझे कुछ भी नहीं आता म्यूजिक में, जीरो हूँ, मैंने तो कभी यूं सुना भी नहीं है म्यूजिक, पर मुझे लगता है मुझे म्यूजिक सीखना दे। सर ने कहा तू तो आ कल 7 से 8 एक घंटे अपने कोचिंग करेंगे, मस्त पढ़ेंगे, गुरु चले एकदम सिखा दूंगा मैं तेरे को। एक को मेरे जैसा 1.5 होशियार उड़ गया थोड़ी देर बाद में। और उसने कहा सर वैसे तो खूब सारा आता है म्यूजिक, सारे गामा पता नहीं सब आता है, आलाप का ऊपर लेना नीचे लेना, 6 राग 36 रागिणियां सब मैं जानता हूँ, पर थोड़ा आप और सिखा दोगे थोड़ा ठीक हो जाएगा मेरे, तो बताइए सर। तो कहा 7 से 8 कल तू भी आ जाए एक घंटे और 5,000 रुपये फीस लगेगी। उसने कहा सर उस आदमी को कुछ नहीं आ रहा था, उसे 2,500, मुझे कुछ आ रहा है तो मेरे से 5,000 के एग्जैक्टली, तेरे को जो आ रहा है इसको बुलाना पड़ेगा, पहले आ रहा है इसको साफ करना पड़ेगा ना, तब मैं लिख पाऊंगा सिखा पाऊंगा, तब तक सिखाने की उम्मीद है नहीं। तो तुम पहले सुना करो वरना तुम्हारे से फीस डबल ले लूंगा मैं। तो भाई होता क्या है कि तुमने पढ़ रखा है पर तुम इतनी चीजें नहीं जानती, एग्जैक्टली समझ नहीं पाओगी इन चीजों को फिर कभी। तो आज मेरवाड़ा, मेरवाड़ा उसको बोलते जहां पे मेर जनजाति रहती, क्या रहती थी, ये ब्यावर से आगे वाला जो इलाका था अपने अजमेर से जोधपुर वाला, ये क्या कहलाता था, मेरवाड़। तो दो इलाके हैं, एक अजमेर है एक क्या है, अक्सर आप क्या इसको अजमेर मेरवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा बोलते रहते, तो आपको लगता है एक ना, ये वास्तव में दो इलाके जिनको मर्ज कर रखा है, एक अजमेर है और दूसरा कौन सा है, जहां मेर जनजाति रहती वो क्या था, मेरवाड़ा, इसलिए बटालियन अलग थी मेरवाड़ा। भाई उसको अजमेर मेरवाड़ा बटालियन तो नहीं कहते फिर आप, उसको मेरवाड़ा बटालियन क्यों कहते हो, क्योंकि वो मेरवाड़ा क्षेत्र की बटालियन, इसलिए नाम क्या था उसका। ये अंग्रेजों का केंद्र शासित प्रदेश था। अच्छा केंद्र शासित प्रदेश आज वाली तरीके से नहीं हुआ करते थे, तब केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता था कि एक तो अंग्रेजों ने राज्य बना दिए जिनमें बैठते गवर्नर, कौन बैठते, फिर अंग्रेजों ने कुछ छोटी छोटी जगह ऐसी जो बीच बीच में पड़ जाती थी उनको उनमें बिठा देते चीफ कमिश्नर, क्या बिठा देते, वो चीफ कमिश्नर डायरेक्टली गवर्नर जनरल को रेस्पॉन्सिबल हुआ करता है, डायरेक्ट केंद्र को रेस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए क्या हो गया केंद्र शासित। चीफ कमिश्नर बिठाते इसलिए इनको तब केंद्र शासित प्रदेश नहीं बोलते थे, इनको बोलते चीफ कमिश्नरी, क्या बोलते। तो समझने वाली बात यह कि ये क्या हुआ करती थी, चीफ कमिश्नरी, है ना। तो केंद्र शासित प्रदेश हम हिंदी में करने लग गए उसको, बाकी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तब ऐसी कोई थ्योरी नहीं थी, चीफ कमिश्नरियां हुआ करती थी उनकी। तो अजमेर मेरवाड़ा उनकी एक क्या थी, चीफ कमिश्नर, या हिंदी में अपने कहें तो क्या कर देंगे इसको। तो आज का जो राजस्थान देख रहे हो उसके अंदर ये 23 आइटम है, 19 तो रियासत है, 3 क्या आपके ठिकाने और एक क्या आपका केंद्र, तो 19 3 22 और एक 23, इन 23 चीजों को मिला के अपना आज का क्या बनाया गया प्रश्न। पहले बड़ी बात है, लिखो थोड़ा सा, लिखो आजादी के समय एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के समय एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा एक केंद्र शासित प्रदेश था। देयर वर 19 प्रिंसली स्टेट्स, 3 चीफशिप्स एंड 1 चीफ कमिश्नरी इन राजस्थान। राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा एक केंद्र शासित प्रदेश था। देयर वर 19 प्रिंसली स्टेट्स, 3 चीफशिप्स एंड 1 चीफ कमिश्नरी इन राजस्थान। राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने तथा एक केंद्र शासित प्रदेश था। तीन ठिकाने बराबर तीनों के नाम लिखो, लिख लो 3 ठिकाने बराबर लिख लो, 3 चीफशिप्स, तीनों के नाम लिख लो। कौन कौन से 3 है बताओ, देखिए, नीमराना, लावा और कुशलगढ़, लिख लो। नीमराना, लावा और कुशलगढ़, कौन कौन से 3 है बताओ, देखिए, नीमराना, लावा और नीचे एक और लिख लो, केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश बराबर लिख लो चीफ अजमेर मेरवाड़ा, इंग्लिश में लिखना चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी बराबर लिख लो अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा।
तो आज के राजस्थान कोई पूछे भाई आज का जो राजस्थान दिखाई देता है उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो क्या क्या बताओगे उसे? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक। अब सुनना देखो, 1927 में कभी एक थोड़ा बहुत याद हो आपको तो एक कमीशन का नाम सुनते हैं हम, साइमन कमीशन। सुना होगा कभी? मॉडर्न इंडिया पढ़ी, साइमन कमीशन नाम सुना होगा। साइमन कमीशन अंग्रेजों का एक कमीशन है जो साइमन के नेतृत्व में बनाया गया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? साइमन कमीशन इसलिए बनाया गया कि भारत का राज कैसा होना चाहिए, भारत का राज कैसे। अच्छा, अंग्रेजों में भारत का राज क्या था पहले ये भी तो समझ में होना चाहिए। तो आप कह दोगे कि सर भारत में राज 2 प्रकार का था, एक जगह अंग्रेजों का डायरेक्ट राज था, उसको तो क्या बोलते थे? ब्रिटिश इंडिया। एक जगह अपने राजाओं का राज था, उन राजाओं की अंग्रेजों के साथ संधियां थी, इसको बोलते देसी राज्य। क्या बोलते? या अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसली स्टेट। मतलब एक था ब्रिटिश इंडिया, एक क्या थे? प्रिंसली स्टेट। पर अलग थे, ब्रिटिश इंडिया अलग था, प्रिंसली स्टेट अलग। ब्रिटिश इंडिया में तो सारा अंग्रेज ही हुआ करते, अंग्रेजों का गवर्नेंस होता पूरी तरीके से। अपने यहाँ गवर्नेंस राजा का था, लेकिन राजा की संधि किसके साथ हो रखी है? अंग्रेज। पर अपने वाला हिस्सा अलग, उन वाला हिस्सा अलग। साइमन कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी, एक सिफारिश थी कि ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों को मिला देना चाहिए। ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों को ये मिला हुआ यार आपस, इनको दोनों को अलग अलग ही मत छोड़ो। साइमन कमीशन की जो सिफारिशें आई उसके बाद हुआ गोलमेज सम्मेलन। क्या हुए आपके? 3 गोलमेज सम्मेलन, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में वापस कहा कि मिलाओ। इवन अपने राजस्थान के तो राजा थे गंगा सिंह, गंगा सिंह थे पढ़ते अपने गोलमेज, वो गोलमेज सम्मेलन में बोल गया कि हाँ मिलाओ, राजाओं वाले भारत को अलग मत छोड़ो, राजाओं वाले भारत को किसमें मिला दो? ब्रिटिश भारत। इसलिए मैं बताता हूँ गंगा सिंह को पहले ये समझ में आ गई थी बात कि मिलेंगे तो सही, इसलिए गंगा सिंह ने जयनारायण व्यास की जब पाबंदी हटवाई थी तब उन लेटर में साफ साफ लिखा था कि आने वाला टाइम किसका है? जनता का, हमें शासन इनके हाथ में सौंपना पड़ेगा। इसका मतलब अंग्रेज पहले से दिमाग में क्लियर कर चुके हैं कि अंग्रेजों वाले भारत को, राजाओं वाले भारत को क्या करेंगे? मिलाएंगे। 1935 में अंग्रेज एक एक्ट लेके आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। क्या नाम था? हमारा संविधान और कुछ भी नहीं है, 1935 का एक्ट है। आज भी भारत का जो संविधान है वो पूरा का पूरा 1935 के एक्ट की फोटोकॉपी है, पूरा का पूरा उधर से हमने कॉपी पेस्ट मारा था। और कोई गलत बात भी नहीं कॉपी पेस्ट करने में, किसी ने अच्छी चीजें पहले से कर रखी है, पढ़ लो, सीधी सी बात है। अच्छी बात है, अच्छी बातें उठाने में क्या हर्ज है। और यदि वो अच्छी बातें थी, उनसे हमारा देश चल रहा था, हमने थोड़े बहुत उनमें चेंज कर लिया, चेंज करके हमारे अनुसार इसको संविधान बना लिया, ये कहिए कि। तो 35 के एक्ट में अंग्रेजों की फिर एक लाइन है कि ब्रिटिश इंडिया और देशी राज्यों को मिला के ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? अखिल भारतीय संघ। क्या बनाएंगे? ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा। तो भाई इसमें कैसे शामिल करोगे? तो उनका ब्रिटिश इंडिया तो शामिल हुआ ही पड़ा है, हमारा ब्रिटिश इंडिया हम शामिल कर देंगे, पर राजाओं से तो भाई हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, हम तो इनसे पूछेंगे, मिलना चाहो तो मिल जाओ और मत मिलो तो मत मिलो। तो किसी ने कहा भारत में छोटे मोटे करते ना करते 500 राजा है। कितने राजा है? अब 500 में से 5 राज्य हो गए हम मिलेंगे, 495 का नहीं मिलोगे तो फिर बनाओगे कि नहीं बनाओगे? या 5 ने कहा कि नहीं मिलेंगे, 495 का मिलेंगे तो बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो अंग्रेजों का 50% पे रख लेते हैं, 50% आ गए तो बना देंगे, और 50% नहीं आए तो नहीं बनाए। पर अपने वाले 50% आए नहीं, अपने वालों का भाई क्यों जाना, हम अलग ही बैठे, हमारा अलग देश पड़ा, हम अंग्रेजों वाले देश के अंदर शामिल नहीं होंगे। इसलिए अखिल भारतीय संघ उस टाइम तो बना, वरना अंग्रेज कब बनाना चाहते थे? 1935। कब बनाना चाहते हैं? तो मुझे इस बात पर बड़ी हंसी आती है कि अंग्रेजों की नीति बांटो और राज करोगी थी। काय की बांटो और राज करोगी थी? वो ही थे जो हमें क्या करना चाहते थे। उनके दिमाग में तब यार 1927 के अंदर ये आ गया था कि मिलाओ यार इसको, ये अलग अलग नहीं रहना चाहिए, उधर वाला अलग और इधर वाला अलग नहीं रहना चाहिए। तो उनके दिमाग में एकदम यूं क्लियर था कि यार ये चीजें होगी। अपने राजाओं के भी दिमाग में कहीं ना कहीं था कि इस प्रकार की चीजें तो होगी। पर देश एक होगा, भारत। अच्छा, 1946 तक कैबिनेट मिशन आया था। 46 में क्या आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन में साफ साफ सिफारिश है, भारत का विभाजन नहीं किया जाएगा, भारत का विभाजन। तो मुझे उस पर और हंसी आती है कि अंग्रेजों ने पाकिस्तान बनाया। यार 46 में लिख के दिया उन्होंने कि भारत का विभाजन, लेकिन बाद में जब अंग्रेज अड़ गए कि हम भारत का विभाजन नहीं करेंगे, तो जिन्ना ने कहा करवाना तो मुझे आता है। तो जिन्ना ने करवाए दंगे, दंगे करवा के ढंग से लिया, उस आदमी ने लोंठाई के दम पे लिया। ये तो जिन्ना का मानना पड़ेगा, उसने दिखाया भारत को कि मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूं। और वो सिंगल बंदा सिंगल हैंडेडली और अपने से पार्टीशन करवा गया। तो लास्ट में तो हालात ये करवा दिए थे कि वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है कि हाथ शरीर में यदि एक अंगुली खराब हो जाए तो अंगुली को काट के फेंकते हैं, ना कि वेट करते हैं कि पूरा शरीर खराब हो जाए। इसलिए जिन्ना नाम की अंगुली खराब हो गई है, इसको काट के फेंको साइड में, वरना पूरा शरीर खराब होगा। इसलिए हमने माना कि अलग करो रहे, जिनको हमारे देश में नहीं रहना वो हमारे देश से जाओ, जिनको रहना है
हमारा एक सेकुलर राष्ट्र है, इसके अंदर रह सकता है, जिनको नहीं रहना वो हमारे देश से बाहर चले जाए। तो जब तक ये था कि देश एक होगा तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, देश एक है और राजाओं को इस देश के अंदर आके मिलना है। पर बात अब आई कि अब देश कितने होंगे, एक देश होगा भारत और एक कौन सा होगा, अब राजा किधर जाएंगे। इतने दिन तो अंग्रेज कर रहे थे कि देश एक और राजाओं को भी इस भारत के अंदर आके मिलना है, अब देश दो है, अब मेरे पास एक प्लॉट है, ग्राहक दो है, मेरी मर्जी है किसको बेचूं। अंग्रेजों ने वापस कहा कि जबरदस्ती तो हम नहीं करेंगे, राजा चाहे तो भारत में मिले, राजा चाहे तो पाकिस्तान में मिले, राजा चाहे तो अलग हो जाए। जब दो वाला मामला है तब हम किसी पर किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करें। वरना पहले अंग्रेज ये थे कि नहीं यार ब्रिटिश इंडिया तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर आके मिलाया जाना चाहिए, इसके अंदर मिलो, पर अब उन्होंने छूट दे दी इस प्रकार की कि यार तुम चाहो तो भारत में मिलो, तुम चाहो तो पाकिस्तान में मिलो। अच्छा, जब तक ये था कि भारत के अंदर ही मिलना था तब तक अपने नेताओं का भी ध्यान नहीं किया कि राजाओं से बातचीत भी करनी है। पर जैसे ही बात आई कि दो होंगे, अच्छा ये बात सबसे पहले कही गई थी कि देश दो होंगे, ये कही गई 3 जून को। कब कही गई? 3 जून 1947 को पहली बार माउंटबेटन योजना एकदम प्रभाव में आती है। माउंटबेटन योजना कहती है कि भारत के दो टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा होगा भारत और एक टुकड़ा कौन सा होगा। 3 जून को यह बात कही तो अपने वाले नेताओं का दिमाग काम किया कि मरा दिया, यदि दो होंगे तो एक होगा भारत और एक क्या होगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान वालों ने सबसे पहले राजाओं के पास अपने बंदे भेजने शुरू किए कि सर प्लॉट कितने बेच रहे हो, सर हम खरीद रहे हैं आपका प्लॉट। तो अपने वल्लभ भाई पटेल के समझ में आया कि मामला गंभीर हो जाएगा और यदि रियासतें उधर जाने लगी तो भारत बनाएंगे कैसे। तो भारत सरकार ने बहुत जल्दी 5 जुलाई को अपना एक डिपार्टमेंट बनाया, उस डिपार्टमेंट का नाम था रियासती विभाग। क्या नाम था? कब बना लिया गया? अच्छा एक और सुनो मेरी, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने 1946 में। नेहरू जी प्रधानमंत्री कब बन गए थे? देश आजाद कब हुआ? नेहरू जी कब बने? याद रखना 46 में अंग्रेजों ने अपना राज अपने को सौंप दिया था कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, क्योंकि अंग्रेजों ने 42 के क्रिप्स मिशन के अंदर ही कह दिया था कि वर्ल्ड वॉर समाप्त होते ही भारत का शासन सौंप देंगे। क्या समाप्त होते ही? जैसे ही वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा भारत का शासन भारत को सौंप दिया। वर्ल्ड वॉर 45 में समाप्त होता है, 46 के अंदर भारत का शासन किसको सौंप दिया गया? जवाहरलाल नेहरू। तो आप पूछोगे फिर अपने आजाद 47 में कैसे हुए? 2 साल इसमें लग गए कि भारत एक होगा दो होंगे, क्योंकि अंग्रेज करे हम एक छोड़ के जाएंगे और जिन्ना करा कितने होने चाहिए? दो। तो ये 45 से 47 2 साल उसमें लग गए कि एक या दो, फाइनली पता चला दो ही होंगे, एक से तो पार पड़ेगी इनकी नहीं। तो 47 में जैसे दो वे वो छोड़ के चले गए। तो 46 में अपने नेहरू जी क्या बन गए थे? प्रधानमंत्री। नेहरू जी वाली गवर्नमेंट में गृह मंत्री थे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब भारत के अंदर का मामला है, भारत की रियासतों का मामला है, तो ग्रह का मामला हो गया, विदेश का मामला हो गया, ग्रह का हो गया, अंदर की बातें अपनी अंदर की बातें, तो वल्लभ भाई पटेल का ये मामला आप संभालो। इसलिए जो रियासती विभाग बनाया गया था, इसके मंत्री कौन बनाए गए थे या अध्यक्ष कौन बनाए गए? वल्लभ भाई पटेल। तो पटेल साहब को कह दिया कि भाई आप तो इसके बन जाओ अध्यक्ष और राजाओं से बातचीत आप करो। तो पटेल साहब जाते और पटेल साहब जाके राजाओं से बातचीत करते कि हाँ बताओ प्लॉट कितने में बिका हुए, क्या रेट है, पाकिस्तान वालों से बातचीत चल रही है कि नहीं चल रही है। और उन्होंने अपने राजाओं को समझाना बुझाना शुरू किया, भाई इधर इंडिया में आओगे तो मैं तुम्हारा ये ध्यान रखूंगा, ये करवा दूंगा तुम्हारे लिए, ये करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। राजा तैयार हो जाते, राजा तैयार है, वल्लभ भाई पटेल साहब ने कह दिया तो हम राजी। पक्का? हाँ, खड़े हुए हाथ मिलाए, हाथों हाथ अपने साथ में आईएएस रखते, उस आईएएस को साइन करवा ले फटाफट। तो बातचीत कौन करते? साइन करवाने का काम एक आईएएस करते, उनका नाम था वीपी मेनन। क्या नाम था? केरला कैडर के आईएएस हुआ करते, इनको सचिव बनाया गया था। क्या बनाया गया? आप जब आरएस बन जाओगे ना तब आप भी देखोगे, आप आरएस बनोगे तो आप जब सीनियर आरएस हो जाओगे तो आप किसी डिपार्टमेंट के सचिव बनोगे। डिपार्टमेंट क्या बनोगे? उस डिपार्टमेंट में एक तो होगा मंत्री और आप क्या होगे? सचिव। मान लो कृषि है तो कृषि मंत्री होंगे और आप क्या होंगे? कृषि सचिव। अब बातचीत कौन करेगा कि मान लो कृषि में इन्वेस्ट करना है, सेठों को बुला कर लड़के, सेठों थोड़ा खेती में इन्वेस्ट करो, तो ये बातचीत तो कौन करेगा? मंत्री जी। साइन कौन करोगे? सारे के सारे साइन आपके होंगे। तो बातचीत तो कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सेक्रेटरी कौन थे? तो कोई पूछे अपने जैसे कि अपना रियासती विभाग कब बनाया गया? 5 जुलाई 1947। 1900। उसके अध्यक्ष कौन थे? सचिव कौन थे? लिखो। हाँ? कौन? भाई भारत एक देश है, जिन्ना प्रधानमंत्री बना ही नहीं, पहले तो तू ये सुन ले, जिन्ना प्रधानमंत्री बना नहीं था। भारत एक देश है, भारत देश को आजादी देनी है। अंग्रेजों ने 46 में कह दिया भाई भारत को आजादी मिलेगी, तुम अपना शासन संभाल लो। तो 46 में अपने प्रधानमंत्री कौन बन गए? नेहरू जी। अब जिन्ना ने जिद की भाई हम तो इनके साथ नहीं रहेंगे, हम तो अलग रहेंगे। तो अलग कब किया अपने को? 47 में किया। तो उधर जिन्ना तो बना गवर्नर जनरल, लियाकत अली को बनाया प्रधानमंत्री। तो जब बनेगा तभी होगा।
बाद में भाई 15 अगस्त 1947 को किया उन्होंने, तो तब बना हो जाए। बोले पड़ गई बात। अपने वाला तो क्लियर ही था भाई, रहेगा तो नेहरू जी अपने थे इधर। क्या लिखा है, लिखो 5 जुलाई 1947 ईस्वी को, ऑन 5 जुलाई 1947 एडी, 5 जुलाई 1947 ईस्वी को, ऑन 5 जुलाई 1947 एडी रियासती विभाग स्थापित किया गया था। प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड। रियासती विभाग स्थापित किया गया था। प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड। रियासती विभाग स्थापित किया गया था। प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड। लिख लो, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रेसिडेंट लिख लो अध्यक्ष, या चेयरपर्सन लिख लो, चेयरमैन लिख लो, चेयरमैन ज्यादा अच्छा शब्द होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सचिव लिख लो, सेक्रेटरी वीपी मेनन। सचिव कौन है, लिख तो सही, तू पीवी मेनन लिख रही, वीपी मेनन। कौन थे सचिव, कौन बनाएंगे, वीपी मेनन बनाएंगे, ठीक है। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कौन बनाएंगे, वीपी मेनन। अच्छा, 3 जून को अंग्रेजों ने कहा कि 2 देश होंगे, एक देश होगा भारत और एक कौन सा होगा पाकिस्तान। 5 जुलाई को हमने हमारा क्या बना दिया, रियासती विभाग। अब रियासती विभाग का काम क्या है कि रियासतों को भारत में रखनी, रियासतों को पाकिस्तान में जाने नहीं थे, तो अपने वल्लभ भाई पटेल घूम घूम कर भारत में रहनी। तो अब जैसे वल्लभ भाई पटेल किसी ने राजा के पास गए और राजा को जाकर, राजा जी बताओ भारत में शामिल होगे कि पाकिस्तान में शामिल होगे। तो राजा ने कहा मुझे क्या पता, तो आपको ही पता होगा। उनका नहीं, ये तो अंग्रेज डिसाइड करेंगे ना हम भारत में रहेंगे कि पाकिस्तान में रहेंगे। कैसे अंग्रेज क्यों डिसाइड करेंगे, क्यों हमारी 1818 में संधि है, उस संधि में लिखा हुआ है कि आंतरिक मामले राजा के, बाहरी मामले अंग्रेजों के। 1818 की संधि यही कहती है, आंतरिक मामले किसके, राजा के, बाहरी मामले किसके। तो कौन सा देश कौन से देश में रहेगा कि नहीं रहेगा, बाहरी मामला, किसी दूसरे देश के साथ बातचीत करनी, ये डिसाइड कौन करेंगे, अंग्रेज। तो वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों को कहा कि ठीक, मूर्ख बनाते हो, हमें कहते हो कि ठीक है तुम बातचीत कर लो, और उधर उन राजाओं के साथ तुम्हारी संधियां हैं। तो अंग्रेजों का सॉरी अरे ब्रो, गलती हो गई, और दिमाग में नहीं रहा यार हमारे, ऐसा कुछ है, और ला इसका इंतजाम तुम कर देते हैं। तो 5 जुलाई को अपना ये बना, 18 जुलाई को अंग्रेज एक्ट पारित करते हैं। कब पारित करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। क्या पारित किया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। कौन सा एक्ट पारित हुआ बता देंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। और इस एक्ट की धारा नंबर 8, धारा नंबर कौन सी थी, और 8 वाली धारा के अंदर कहा गया कि 1818 में जीती संधियां की थी समाप्त। रियासतों के साथ जो भी संधियां की गई थी वो क्या की जाती है। राजाओं ने कहा हमें समझ नहीं है धारा, इसका क्या मतलब होता है। अंग्रेजों ने कहा सिंपल है, तलाक तलाक, तलाक। तुम तुम्हारे राम, आज के बाद तुम्हारा हमारा आपस में कोई भी लेना देना, तुम जिससे चाहे बात करनी है उससे करो। अब अपने आपस में कोई भी फ्रेंडशिप, ब्रेकअप है अपना भाई साहब, सीधी सी बात है। अब वल्लभ भाई पटेल वापस गए, वल्लभ भाई पटेल ने कहा नया नया ब्रेकअप हुआ है, अब बताओ देखे, हाथों हाथ तैयार बैठा था। वल्लभ भाई पटेल ने कंधा दिया, अपने वालों ने सबने क्या कर दिए, साइन। तो अपने वालों के साइन 18 जुलाई के बाद होने शुरू हुए। कब होने शुरू हुए, क्योंकि 18 जुलाई तक तो उनके साथ क्या चल रही थी, संधि। अब वल्लभ भाई पटेल ने कहा हाँ भाई फटाफट साइन करो, तो बाद में अपने वालों ने साइन करने शुरू कर दिए। तो ये धारा 8 समाप्त कब की गई, कौन से एक्ट के तहत, क्या कहती है धारा 8, कि जो भी अंग्रेजों और राजाओं के बीच में संधियां थी वो क्या है, समाप्त। अब अपना आपस में कोई भी रिलेशन नहीं। लिखो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, और 18 जुलाई 1947 एडी, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, और 18 जुलाई 1947 एडी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। देखो इस अधिनियम की धारा 8 के तहत, अंडर सेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम की धारा 8 के तहत, अंडर सेक्शन 8 ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम की धारा 8 के तहत
अंग्रेजों की रियासतों के साथ की गई संधियां समाप्त कर दी गई। ब्रिटिश ट्रीटीज विद प्रिंसली स्टेट्स वर एबोलिश्ड। अंग्रेजों की रियासतों के साथ की गई संधियां समाप्त कर दी गई। ब्रिटिश ट्रीटीज विद प्रिंसली स्टेट्स वर एबोलिश्ड। अंग्रेजों की देसी रियासतों के साथ की गई संधियां समाप्त कर दी गई, या रियासतों के साथ की गई संधियां समाप्त कर दी गई। ब्रिटिश ट्रीटीज विद प्रिंसली स्टेट्स वर एबोलिश्ड। अब की बाद इन संधियों का कोई भी लेना देना, अब राजा अपना स्वतंत्र डिसीजन ले सकता, उसके लिए राजा स्वतंत्र है। अब अपने वाले राजाओं से वल्लभ भाई पटेल ने बातचीत करनी शुरू की। हाँ भाई बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। अब राजा भी करेंगे, हाँ सोच के बताएंगे सर, बातचीत हो गई, घर पे थोड़ा पूछ लें, मंत्रियों से पूछ लें, जनता से पूछ लें, इस प्रकार की बातें चल रही है। इतने में इधर क्लियर होता जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन ही रहे हैं। 18 जुलाई को वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का मतलब भारत क्या होगा, स्वतंत्र। भारत स्वतंत्र होगा तो मतलब देश तो हो गए, एक भारत होगा, एक कौन सा होगा, पाकिस्तान। अंग्रेजों ने लिख के दे दिया 3 जून को, तो माउंटबेटन ने कहा था ऐसा ऐसा करो। ब्रिटिश पार्लियामेंट कब एक्सेप्ट कर लेती है उसको, या ब्रिटिश पार्लियामेंट कब पास कर देती है उसको, 18 जुलाई को कह दिया उन्होंने कि साहब कर लो ऐसा ऐसा। तो अब पाकिस्तान अलग हो रहा, भारत अलग होगा। तो जब पाकिस्तान अलग होगा तो पाकिस्तान को मिलेगा क्या, तो क्या पाकिस्तान को भारत के 2 राज्यों का आधा आधा हिस्सा मिल जाएगा, पंजाब और बंगाल। कौन कौन से, मोटे तौर पर विभाजन का मतलब यह था, पंजाब आधा पाकिस्तान रख लो, आधा अपने रख लेंगे, बंगाल आधा अपने रख लो, आधा कौन रख लेगा, पाकिस्तान। अच्छा साहब कैसे पता चलेगा कि कितना पाकिस्तान को देना कितना अपने को देना, तो अंग्रेजों ने अपना एक बंदा भेजा, रेडक्लिफ। कौन बंदा भेजा, रेडक्लिफ नाम का एक बंदा भेजा। और रेडक्लिफ को आगे, रेडक्लिफ तू जा और तू जाके बता भाई कहां बंटवारा आना चाहिए। रेडक्लिफ आया, रेडक्लिफ ने आगे कहा भाई ये पंजाब है। अच्छा रेडक्लिफ भारत पहली बार आया था, इससे पहले वो कभी भारत आया ही नहीं था। उसको आका भाई तू बांट देगा, उसने कहा बांट दूंगा। तो बता कैसे बांटेगा, तू कभी पंजाब गया, उसने कहा नहीं गया, तो कैसे बांटेगा, उसने कहा मैप लाओ। तो उसके पास मैप लाए, तो उसने कहा ये पंजाब, उसने कहा हे ये इंडिया, ये क्या है पाकिस्तान, ये बंगाल है तुम्हारा, ये लो साहब ये पाकिस्तान, और ये क्या हो गया। तो उसने यूं ड्रॉ किए थे, लाइनें ड्रॉ की थी, इसलिए कई बेगम जान के मकान बीच में आए थे। एक मूवी है विद्या बालन की बेगम जान, तो बेगम जान मूवी इसी पे तो बनी हुई है कि रेड क्लिफ ने जब लाइन खींची थी तो कईयों के मकान बीच में आ गए। अब वो किधर है, भारत में है या पाकिस्तान में, भाई वो गया तो था नहीं, जाए तो यूं देख ले भाई ये घर आ रहा है, थोड़ा लाइन इधर खींच ले। उसने तो हे किया था इधर, तो बाद में लाइन बीच में आने थे कई। जब ये सब किया जा रहा था, ये तय हो रहा था, जब तक लाइन नहीं खींची गई थी यूं तय हो रहा था कि भाई ऐसा ऐसा कुछ होगा, यहाँ से लाइन ड्रॉ की जाएगी, थोड़ा अंग्रेजी अमन बना रहे थे। तो एक राजा माउंटबेटन के पास जाता है। किसके पास जाता है, भारत का गवर्नर जनरल कौन है, माउंटबेटन। ये सारी प्लानिंग कौन कर रहा है, माउंटबेटन। एक राजा माउंटबेटन के पास गए, उन्होंने माउंटबेटन को जाकर अंकल मैंने सुना है रेड क्लिफ पंजाब में लाइन खींचने जा रहा है। हाँ सही है, रेड क्लिफ लाइन खींच रहा है पंजाब के अंदर, पर पंजाब से तुम्हारा क्या लेना देना है ना अंकल, लेना देना पूरा है। पंजाब से हमारे पास एक नहर आती है, गंग नहर। कौन सी आती है, गंग नहर, जहां से निकलती है जगह का नाम है फिरोजपुर। क्या नाम है, और यदि फिरोजपुर पाकिस्तान के अंदर चला गया तो गंग नहर का पानी पाकिस्तान बंद कर देगा, और यदि गंग नहर का पानी पाकिस्तान बंद कर देगा तो बीकानेर भूखा मर जाएगा। तो अंकल फिरोजपुर इंडिया की तरफ रहना चाहिए, इंडिया में तुम बैठे हो, पाकिस्तान के अंदर जिन्ना जाएगा, वो हमें पानी देगा कि नहीं देगा, हमें तो खुद की नहीं समझ में आ रही है बात। फिर हम पे कल को दबाव बनाया जा सकता है कि तुम पाकिस्तान में शामिल हो। वो राजा थे बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह। कौन राजा थे, मैंने बताया था माउंटबेटन बर्मा में अंग्रेजों का जनरल हुआ करता था, बताया था। उस समय शार्दुल सिंह के पिता गंगा सिंह और माउंटबेटन साथ में युद्ध लड़ा करते थे। गंगा सिंह युद्ध लड़ने के लिए बर्मा में साथ गए हुए थे, इसलिए माउंटबेटन और गंगा सिंह बहुत अच्छे दोस्त थे। गंगा सिंह की डेथ हो गई थी तो शार्दुल सिंह गए बाद में, शार्दुल सिंह जाकर अंकल इधर फिरोजपुर उधर जा रहा है। तो माउंटबेटन ने कहा कि भतीज फिर तो एक काम दूसरा ही करना पड़ेगा, और एक काम करो तुम तो इंडिया में शामिल हो जाओ, और इंडिया में यदि शामिल हो जाओगे तो बीकानेर को पानी मिलता रहेगा, किसी प्रकार से पानी कम नहीं। कैसे, कल को इंडिया में ही यदि प्रधानमंत्री ये मना कर देंगे कि नहीं देंगे हम तो बीकानेर को पानी, पंजाब का पानी है बीकानेर को क्यों दे, मना कर दे, माउंटबेटन का मैं हूं, मैं बैठा हूं, तेरा चाचा बेटा, तब तक डरने की कोई भी आवश्यकता, मजे करो तुम तो बीकानेर वाले, तुम इधर साइन करो। इसलिए राजस्थान की किसी रियासत में भारत के विलय के लिए सबसे पहले साइन की तो बीकानेर है। कौन सी रियासत है, कौन से महाराजा, और महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में साइन कर दिए, इसलिए फिरोजपुर अपने पास है। फिरोजपुर पहले लाइन इधर से जा रही थी, फिर माउंटबेटन ने कहा ना थोड़ी सी इधर, थोड़ी सी इधर कर दो, बस इतना सा करना है। कैसे, तो उसने कहा फिर फिरोजपुर इंडिया में आ जाएगा, तो फिरोजपुर को अपनी साइड में करवा गया। यदि अपने बीकानेर उस टाइम आनाकानी कर जाए थोड़ी बहुत, तो फिरोजपुर उधर जाए।
और फिरोजपुर उधर जाए तो लफड़े और हो, फिर बीकानेर को भी उधर जाना पड़े, या बीकानेर जो भी होता पर इंडिया की तरफ नहीं हो पाता, गंगनहर उधर से ब्लॉक करते वो पूरी पूरी, या इधर आते तो गंगनहर का पानी ब्लॉक करके रख देते वो पूरा। तो माउंटबेटन से जाके शार्दुल सिंह ने बात की, इसलिए राजस्थान की पहली रियासत जो भारत में विलय पत्र पर साइन करती है वो कौन सी थी? कौन सी थी? बीकानेर। ये साइन होते हैं 7 अगस्त को। कब होते हैं? 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के राजा ने साइन कर दिया। बीकानेर के राजा कौन है? लिखो। 7 अगस्त 1947 ईस्वी कौन? 7 अगस्त 1947 एडी। 7 अगस्त 1947 ईस्वी को। on 7 अगस्त 1947 एडी बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, साइंड ऑन कोवेनेंट लेटर। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, साइंड ऑन कोवेनेंट लेटर। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। कोस्टंगबिल को राजस्थान की पहली रियासत, फर्स्ट स्टेट ऑफ राजस्थान। अब एक ने साइन कर दिए तो फिर तो लारा लप्पा लग जाता है पीछे पीछे। अब एक पर्चा पड़ा है वल्लभ भाई पटेल के पास, अब वल्लभ भाई पटेल किसी कोटा वाले के पास गए कि साहब वो एक एडमिशन तो हो गया कोचिंग में, आप भी ले लो एडमिशन। तो फिर धीरे धीरे कोटा ने, बूंदी ने, सबने धीरे धीरे साइन करने शुरू कर दिए। एक लफड़ा आ रहा था अपने भारत में, एक रियासत पड़ती भोपाल। कौन सी रियासत थी? भोपाल बड़ी रियासत थी भारत की। भोपाल के राजा हुआ करते हमीदुल्ला खान। राजा कौन थे? हमीदुल्ला खान साहब भारत के सारे राजाओं के अध्यक्ष थे। भारत के सारे राजाओं का एक संगठन था, नरेंद्र मंडल। क्या नाम था? नरेंद्र मतलब राजा, नरेंद्रों का मंडल है, इसलिए नाम क्या था उसका? नरेंद्र मंडल। उसके अध्यक्ष कौन थे? हमीदुल्ला खान कहाँ के नवाब है? तो भोपाल के नवाब, भारत के सारे राजा, भाई भारत के सारे राजा बैठे और उनके अध्यक्ष जो बने वो कौन बने हुए? हमीदुल्ला खान। कहाँ के नवाब है? और भोपाल के हमीदुल्ला खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा। मैं किसमें मिलूंगा? पाकिस्तान में मिलूंगा। अच्छा, हमीदुल्ला खान ने अकेले नहीं, हमीदुल्ला खान ने कईयों को और पटा रखा, तो उन्होंने अपने राजस्थान वालों से कईयों से बात की। अपने राजस्थान में इधर मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर राज्य पड़ता धौलपुर। कौन से राजा था? और धौलपुर के राजा हुआ करते उदयभान सिंह। कौन थे? वसुंधरा जी के ससुर जी। वसुंधरा राजे सिंधिया इनके ससुर जी थे। इनका नाम क्या था? उदयभान सिंह जी। कहां के राजा उदयभान सिंह जी? और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे लगता है। हमीदुल्ला खान ने पटा लिया कि यार हम पाकिस्तान जाएंगे, आप ही पाकिस्तान चलो। तो अब बाकी सारे राजा अपने साइन करके धौलपुर वालों से अपने कहे कि साइन कर दो, धौलपुर वाले कहे रुको, वो हमीद भैया से पूछेंगे एक बार, अमित भैया को डिसीजन लेंगे। फिर फाइनली पता चला कि हमीदुल्ला खान तो मान ही नहीं रहा। तो वल्लभ भाई पटेल ने साइड में ले जाकर हमीदुल्ला खान को समझाया कि हमीदुल्ला खान कहाँ जाना है? तो हमीदुल्ला खान ने कहा मुझे कहाँ जाना है? पाकिस्तान। तो कहा पाकिस्तान में वो जा सकते हैं जो बॉर्डर पे होंगे। पंजाब बॉर्डर पे जा सकता है, बंगाल बॉर्डर पे तुम मध्य प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश मतलब है मध्य, बीच में हो, टप्पा खिला के भेजे, उछालें क्या उधर पाकिस्तान की तरफ की, कैसे ले लो, कैसे जाओगे तुम? तो हमीदुल्ला खान की समझ में है कि अपने जा ही नहीं सकते, चारों तरफ भारत है, बीच में से पाकिस्तान कहां जाएंगे? तो हमीदुल्ला खान ने कहा कि सॉरी, है ना, कोई बात नहीं, अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, इधर रहूंगा। हमीदुल्ला खान नहीं जाएंगे तो अपने वाले भी नहीं जाएंगे। तो सबसे लास्ट में साइन किया अपने धौलपुर। सबसे किसने लास्ट में साइन किए? ये करते हैं 14 अगस्त को। कब करते हैं? है तो 7 दिन का ही मामला, 7 दिन में तो राजस्थान वाले सारे साइन कर गए। 7 अगस्त को साइन शुरू हुए थे, लास्ट साइन कब हुए? 14। सबसे पहले किसने किए? माउंटबेटन ने, सॉरी शार्दुल सिंह ने माउंटबेटन से बातचीत करके। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान में फिरोजपुर जा रहा है, उस चक्कर में। सबसे लास्ट में साइन किसने किए? धौलपुर में किसने? उदयभान सिंह जी ने। क्यों? क्योंकि अब भोपाल पाकिस्तान में नहीं जा सकता। कुल मिला के पहले और लास्ट वाले का कारण पाकिस्तान है कि उन्होंने पहले क्यों किया कि पाकिस्तान, इन्होंने लास्ट में क्यों किया कि, लिख लो, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को, 14 अगस्त 1947 एडी। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को, 14 अगस्त 1947 एडी। धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह साइंड ऑन कोवेनेंट लेटर। धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह साइंड ऑन कोवेनेंट लेटर।
उदय भान सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। लिख लो, राजस्थान की अंतिम रियासत दोनों। हाँ, क्या करना है तेरे को, तू पढ़ एक बार, सब आ जाएगा, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दे, सब बताएंगे तेरे को। जितना चल रहा है उतना ध्यान देता नहीं है। राजस्थान की अंतिम, तो राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? बीकानेर। राजस्थान की अंतिम रियासत जो किस पे साइन करती है? विलय पत्र, याद रहेगा। तो सबसे पहले साइन बीकानेर ने कब किए? सबसे लास्ट में धौलपुर ने कब किए? कुल मिला के भारत आजाद हुआ है 15 अगस्त को। भारत कब आजाद हुआ है? उससे पहले राजस्थान का विलय भारत में हो गया था। उससे पहले राजस्थान का विलय किस में हो गया था? तो आपसे कोई पूछे कि राजस्थान का विलय भारत में कब हो गया था, कहना 14 अगस्त को ही। राजस्थान भारत में कब मिल गया? 14 अगस्त 1947। भारत आजाद कब हुआ है? हम कृतघ्न नहीं है, हम एहसान फरामोश लोग नहीं है कि हम भारत में मिलने के लिए मना करते। किया होगा जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद ने मना, हमने नहीं किया। भारत आजाद बाद में हुआ है, हम भारत में मिले पहले हैं। 15 अगस्त को भारत को आजादी मिल रही थी, भारत आजाद भी नहीं हुआ था उससे पहले हम कह रहे थे कि नहीं साहब, हम जिएंगे मरेंगे तो किसके लिए, है ना। तो याद रखना हमेशा कि भारत में विलय कब हो गया था राजस्थान का, तो कब हो गया था। क्योंकि अक्सर मैं बच्चों से पूछ लेता हूँ राजस्थान का भारत में विलय कब हुआ, तो कोई कहता 18 मार्च, कोई कहता 18 अप्रैल। नहीं, ये देख लो 14 अगस्त कब हुआ है। धौलपुर जैसे साइन करता है, पूरा का पूरा राजस्थान, जिसको आज आप राजस्थान बोलते हो, ये पूरा का पूरा किस में मिल गया था? याद रहेगा। कोई पूछे भाई भारत का विलय कब हो गया, मुझे ना बड़ा यूं, भारत का क्या, राजस्थान का विलय भारत में कब हो गया? 14 अगस्त। कब हो गया था? 14। तो मुझे कई बार बड़ा प्राउड फील होता है कि यार भारत के जितने भी बाउंड्री के राज्य हैं ना, आज दिन तक उनमें समस्या है। कश्मीर में गोचे हैं, उसके समझ नहीं आ रहा भारत में रहना है पाकिस्तान में रहना है, अलग रहना है। पंजाब वालों के गोचे, थोड़े थोड़े टाइम के अंदर वो कह देते हैं कि लाहौर को राजधानी बनानी है ना। भले 1% लोग को ऊपर कोई ना कोई उठ के कह देता है। तो मेरे कभी समझ नहीं आता, ये जब कहते हैं लाहौर को राजधानी बनानी, तो लाहौर साइड से शुरू करो, उधर से शुरू करो आजादी लेनी। पाकिस्तान वाले दे देंगे 5-7 मिनट में आजादी दे दुआ देंगे फिर आपको। फिर भारत में कुछ नहीं करने की कहां आवश्यकता पड़ती है। फिर आप नीचे जाओगे साउथ, पूरे साउथ के अंदर जाओगे, साउथ कहता है कि हम हिंदी नहीं बोलेंगे, और यदि भारत ने हमसे हिंदी बोलोगे तो हम भारत में रहेंगे नहीं। फिर आप जाओ ऊपर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वाले उनके भी समझ में नहीं आ रहा कि हमें किधर रहना है ना। उधर वो कभी तो कहते हैं, नागालैंड वाले कहते हैं हमारा अलग देश बनाओ नागालैंड, है ना। नहीं तो भारत न पाकिस्तान और कुछ नहीं, हमारा तो अलग से नागालैंड देश होना चाहिए। कभी कोई कहता है चाइना की तरफ जाना है, वहां पर भी कुछ ना कुछ ऐसी समस्या चलती रहती है। एकमात्र हम है जो बाउंड्री पर, उसके बावजूद कोई समस्या नहीं। आज दिन तक राजस्थान के किसी सिंगल नेता ने, किसी सिंगल बंदे ने कभी खड़े होकर नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर जाएंगे। मुझे इस पर बड़ा प्राउड फील होता है कि हम सिंगल हैं जिनके सबसे अधिक शहीद भारत की सीमाओं के लिए आज भी हुए होंगे। मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे कब्जा करता है। 1192 में त्राइन के दूसरे युद्ध तक, जब तक पृथ्वीराज चौहान हमारा नहीं हार गया था, हमने भारत के अंदर किसी भी विदेशी आक्रमणकारी को एक कदम नहीं रखने दिया। 480 साल तक इस भारत के मुख्य भूभाग की रक्षा करने वाले केवल एकमात्र और एकमात्र हम थे। हम हारे, एक त्राइन हारे, विदेशी आक्रमणकारियों ने दिल्ली पर कब्जा किया। अगले 100 साल में पूरे भारत पे कब्जा था। जो बाकी बात करते हैं कि हमें आज अलग होना है, कल अलग होना है, भाषा नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, इनसे पूछे जाने चाहिए कि तब कौन कहां था। इस चीज को भी रियलाइज किया जाना चाहिए। मुझे इस पे बड़ा प्राउड फील होता है कि एकमात्र स्टेट हम रहे होंगे जिन्होंने उस दिन भारत की भाषा के लिए भी कह दिया था कि हाँ हम हिंदी पढ़ लेंगे। बाकी किसी ने नहीं कहा। भारत के तमाम राज्य, पंजाब कह रहा था हमें पंजाबी पढ़नी है, गुजरात कह रहा हमें गुजराती पढ़नी है, महाराष्ट्र कह रहा हमें मराठी पढ़नी है, साउथ कह रहा हमें अपनी पढ़नी है, नॉर्थ ईस्ट कह रहा हमें अपनी पढ़नी है, बंगाल कह रहा बंगाली पढ़नी है, उड़ीसा कहना उड़िया पढ़नी है। ये दुर्भाग्य हमारे पक्ष में आया कि हम भारत के हिंदी स्टेट घोषित कर दिए गए। नई शिक्षा नीति आई और नई शिक्षा नीति के अंदर कहा गया कि भारत के तमाम बच्चे 5वीं तक अपनी मातृभाषा के अंदर पढ़ेंगे। मुझे बड़ा रोना आ रहा था कि उसमें मातृभाषा के नाम पर हमारी मातृभाषा हिंदी लिखी हुई थी। हमारी नहीं है। हमने नेहरू जी की बात मानी थी, हमने इस देशता की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए अपनी जीभ कटवाई थी। हम हिंदी राज्य नहीं है। हमारी एक लैंग्वेज थी, हमारी एक मदर टंग थी, पर हमने भारत के लिए उस दिन हमारी मदर टंग खोई। किसी ने जीभ भी कटाई है भारत के लिए तो हम है। मुझे आज बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं इधर चूरू का रहने वाला हूं। मैं चूरू, सीकर, झुंझुनू के जिस किसी गांव से गुजरता हूं, 99 के युद्ध में एकमात्र कोई ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां का शहीद नहीं। पूरा झुंझुनू और सीकर भरा पड़ा है।
मैं कभी जोधपुर के शेरगढ़ की तरफ निकल जाता हूं, गांव गांव के अंदर शहीद होंगे, और ये तमाम राजस्थान की स्थिति है। हम आज भी, हमारा सिंगल आदमी कभी नहीं कहता कि हमें भारत से लगवाना है, और 100 प्रॉब्लम होगी हमारे यहां पर, हमने कभी इस बात को लेकर समझौता नहीं किया। अच्छा, लोग कई बार और कहते हैं कि यार ये जहां प्रॉब्लम चलती है ना, जैसे कश्मीर में प्रॉब्लम चलती है कि वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी है, मुस्लिम्स रहते हैं इसलिए वहां पर प्रॉब्लम हो गई, या पंजाब के अंदर चलती है तो वहां पे सिख मेजोरिटी है, थोड़े अलग धर्म के लोग रहते हैं इसलिए प्रॉब्लम हो गई। मैं कहता हूं हमारे 4 जिले इस बाउंड्री के ऊपर आते हैं बड़े तौर पे, गंगानगर आता है, बीकानेर आता है, बाड़मेर आता है, जैसलमेर आता है, पूरी बाउंड्री मुसलमानों और सिखों से भरी पड़ी है, तो भी नहीं है। पूरी पूरी बाउंड्री पर हमारे मुस्लिम और सिख है, पर हमारे वालों ने तो ये भी नहीं कहा। इसका मतलब तुम्हारे लॉजिक भेद भौंतरे हैं, तुम्हारे लॉजिक बहुत ही अजीब से है, तुम उन लॉजिक को देना भी नहीं चाहते कि तुम्हारी समस्या क्या है, नहीं तो तुम समस्याओं की जड़ों में जाना चाहते। यदि वो समस्या जो तुम गिनाते हो वो फिर हमारे राजस्थान में भी होती, पर हमारा कोई भी आदमी इस प्रकार की बातें नहीं कर रहा है। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे, ये हमेशा ध्यान रखना। अक्सर मैं क्लास में जब भी बच्चों से पूछता हूँ कि हम भारत में मिले कब, तो बच्चों को पता ही नहीं होता हम भारत में कब मिले। हम 14 अगस्त को मिल गए हैं। कब मिल गए भारत में? अच्छा, फिर इस टॉपिक का मतलब क्या? एकीकरण का मतलब है, एकीकरण का मतलब है भारत में मिलने के बाद हमारी कंडीशन क्या होगी। भारत में मिलने के बाद हमारी कंडीशन, हम भारत में क्या होंगे? हम भारत में राज्य बनेंगे, हम भारत में केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे, हम भारत के अंदर कोई दूसरा स्टेटस दिया जाएगा, क्या स्टेटस दोगे हमें, तो ये बताओ। रियासती विभाग ने ये भी अपने को क्लियर किया। रियासती विभाग ने कहा जो जो राजा मिल रहे हो, जो जो रियासतें हमारे अंदर आप मिला रहे हो, यदि आपकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, जनसंख्या कितनी है, इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, जनसंख्या कितनी, इनकम कितनी, यदि ऐसी कोई रियासत जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, तो हम उसको राज्य बना देंगे। क्या बना देंगे? राज्य बना देंगे। और जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, इनकम 1 करोड़ से कम है, उनको हम राज्य नहीं बनाएंगे। उनके साथ क्या करोगे? इनका तो मामला अलग हो गया, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा, इनकम 1 करोड़ ज्यादा, वो तो क्या बन जाएंगे? राज्य। बाकियों के साथ क्या करोगे? बाकियों के साथ हमारे लिए 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है, इन छोटी छोटी रियासतों को मिला के एक राज्य बना देंगे, ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो जाए, इनकम कितनी हो जाए, 1 करोड़ से ज्यादा, तो राज्य स्टेटस प्राप्त कर लेगा। या जो हमारे पहले से राज्य है, जैसे यूपी, एमपी, पंजाब, बंगाल, ये तो अंग्रेजों के पहले से राज्य थे ना, इसके अंदर मिला देंगे, किसी राज्य के अंदर तुम्हारी किसी रियासत को मिला देंगे, या पहले से जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें मिला देंगे। मतलब 4 ऑप्शन। जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और इनकम 1 करोड़ ज्यादा, वो तो क्या बनेंगे? राज्य। जिनकी कम है उनके सामने 3 ऑप्शन है, या तो उनको मिला के राज्य बनाएंगे, या उनको पुराने राज्य में मिलाएंगे, या उनको पुराने किसी केंद्र शासित प्रदेश में मिलाएंगे। आई बात समझ? एकीकरण का मतलब केवल इतना है। एकीकरण का मतलब इतना है कि भारत में आने के बाद राजस्थान राज्य कैसे बना, इसका मतलब ये नहीं है भारत में विलय कैसे हो। भारत में तो विलय पहले ही कर लिया था हमने। हम 14 अगस्त को विलय कर गए थे, 7 दिन का टाइम लिया हमने। 7 अगस्त को हमारे बीकानेर साइन करता है, 14 अगस्त को हमारा धौलपुर साइन करता है, उसके साथ ही हमारा पूरा पूरा क्या हो गया था। बोले बड़ी बात। लिखो, लिखो, रियासती विभाग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट, रियासती विभाग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट, रियासती विभाग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट, वे रियासतें, दोज प्रिंसली स्टेट्स, वे रियासतें, दोज प्रिंसली स्टेट्स जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक तथा आय 1 करोड़ से अधिक हो, which had population of more than 10 lakh and income of more than 1 crore, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक तथा आय 1 करोड़ से अधिक हो, which had population of more than 10 lakh and income of more than 1 crore, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक तथा आय 1 करोड़ से अधिक हो, which had population of more than 10 lakh and income of more than 1 crore, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, कैन रिमेन इंडिपेंडेंट, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, कैन रिमेन इंडिपेंडेंट, मतलब राज्य बन सकती है, अलग ही रह सकती है ना, उसको किसी राज्य में मिलने की आवश्यकता नहीं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। राजस्थान में से 4 रियासत थी। कितनी रियासत थी? नीचे लाइन चेंज करके लिखो। राजस्थान में से 4 रियासतें थी। देयर वर सच 4 प्रिंसली स्टेट्स इन राजस्थान। राजस्थान में से 4 रियासतें थी। देयर वर सच 4 प्रिंसली स्टेट्स इन राजस्थान। राजस्थान में से 4 रियासतें थी। नाम लिख लो। देखो, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर।
मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। कौन कौन सी चार नाम बताओ देखे। ये ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या कितनी है, 10 लाख से ज्यादा। इनकम कितनी है, इनके हम राज्य बना देंगे। मेवाड़ अलग राज्य बन सकता है, जयपुर अलग राज्य बन सकता है, जोधपुर अलग राज्य बन सकता है, बीकानेर। अच्छा क्यों बना दोगे, आप बड़े हो तो उनको क्यों बना दो। कहने का मतलब यह था कि जो बड़ी रियासतें हैं वो पुरानी रियासतें थोड़ी, और पुरानी रियासतें तो उनकी अपने आप में एक हिस्ट्री है, उनकी अपने आप की एक कल्चर है। भारत का संविधान कहता है कि प्रत्येक समाज को, प्रत्येक समुदाय को, प्रत्येक क्षेत्र को अपना इतिहास, संस्कृति, भाषा को संरक्षित रखने का अधिकार है। तो मेवाड़ को एक अलग राज्य बना दो, तो मेवाड़ एक अलग राज्य बनेगा। तो मेवाड़, मान लो एक मेवाड़ अलग राज्य होता तो वहां की हिस्ट्री में क्या पढ़ा दे, मेवाड़ी पढ़ा दे, तो उनकी हिस्ट्री बची। उनकी कल्चर में वो कह सकते थे कि साहब 15 अगस्त के दिन मेवाड़ के जितने लोग होंगे मेवाड़ की पगड़ियां बांध के आएंगे। जो पंजाब ने कहा कि हमारे लोग पगड़ियां बांध सकते हैं, वैसे मेवाड़ वाले कह देते, या जोधपुर वाले कह देते कि भाई अपने मुख्य मुख्य कार्यक्रम जो होंगे ना उनमें साफा बांधना जरूरी है। तो आपकी कल्चर बच गई। भाषा मेवाड़ वाले कह देते भाई हम तो हमारी मेवाड़ी के अंदर पढ़ेंगे, हम हमारी भाषा के अंदर, जैसे पंजाब ने कहा पंजाबी में पढ़ेंगे, गुजरात ने गुजराती में पढ़ेंगे, ये कह देते कि हमारी हमारी भाषा के अंदर पढ़ेंगे। त्योहार हमारे त्योहार मनाएंगे, दूसरे त्योहार नहीं मनाएंगे, हो सकता था ऐसा। तो जो बड़ी रियासतें हैं उनको अपनी हिस्ट्री, कल्चर संरक्षित रखने का पूरा पूरा अधिकार है। जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनके अंदर इतनी ज्यादा चीजें भी नहीं है, नहीं तो उनको हम क्या कर देंगे, मर्ज। तो 19 में से 4 तो अलग राज्य बन सकते हैं, पीछे कितनी बच गई, 15। इनकी तोड़ फोड़ करेंगे, इनको आपस में भी मिला सकते हैं और किसी में भी मिला सकते हैं, केंद्र शासित में मिला सकते हैं, राज्य में मिला सकते हैं। वो डिसीजन भारत सरकार लेगी, आपने साइन कर दिए, अब आपका कोई लेना देना इससे। पहले पड़ गई बात। कितनी रियासतें थी, कौन कौन सी, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर। ये सारे काम भारत सरकार कर रही है। कौन कर रही है, राजाओं का तो दिमाग चलता होगा, राजा भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आप सुनना, देखो मैंने आपको बहुत शुरू के अंदर एक बात बताई थी कि अपने यहाँ पे 3 चीजों को मिला के राजस्थान बनाना था। किस किस को मिला के, राजस्थान, मालवा, सौराष्ट्र। इन इन तीनों इलाकों के अंदर अपनी जो सबसे, मतलब यूं कोई अच्छी रियासत, महानतम रियासत थी तो वो थी मेवाड़। वो कौन सी थी, जिसका नाम इतना बड़ा था कि बाकी सब लोग उसकी बातें मना करते थे। पुराने टाइम से राणा प्रताप वहीं वे, कुंभा, सांगा, बड़े राजा वे। किसी टाइम पूरे राजस्थान को लीड भी कोई कर रहा था तो कौन कर रहा था, मेवाड़। इन दिनों मेवाड़ में एक राजा हुआ करते जिनका नाम था महाराणा भूपाल सिंह। क्या नाम था, महाराणा भूपाल सिंह। कहां के राजा है, मेवाड़ के राजा। अच्छा 1946 के कैबिनेट मिशन ने साफ साफ कह दिया था कि हम अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, और अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, पाकिस्तान दिया नहीं जाए। तो 46 में तो पता चल गया था कि पाकिस्तान तो बनेगा नहीं, और राजाओं को किस में मिलना पड़ेगा, भारत के अंदर, ये तो क्लियर था। तो भोपाल सिंह ने दिमाग लगाया, और भोपाल सिंह ने कहा कि राजस्थान, सौराष्ट्र और मालवा, यहां जितनी रियासतें पड़ती, इसको उस टाइम राजपूताना बोलते थे, अपने सारे मिलके पहले एक यूनियन बना लेते हैं, राजस्थान यूनियन। क्या बना लेते हैं, राजस्थान यूनियन बना लेते हैं। फिर भारत सरकार से मिलके बात करेंगे सारे। भाई भारत सरकार कहेगी शामिल होना, तो हम कहेंगे ये रही राजस्थान यूनियन, बताओ भारत सरकार शामिल करना है कि नहीं करना। फिर जब भारत सरकार शामिल करेगी तो अपने शर्तें रखेंगे, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। देखो अकेले अकेले बात करोगे, बीकानेर अलग बात करेगा, टोंक अलग बात करेगा, जोधपुर अलग बात करेगा, कोई जैसलमेर अलग बात करेगा, मेवाड़ अलग बात करेगा, तो भारत सरकार अपनी बातें नहीं मानेगी। यूनियन बना के बातचीत करेंगे तो भारत सरकार को दबना पड़ेगा, अपनी बातें माननी पड़ेगी। संगठन में शक्ति, सिंपल सी बात है। आप सिंगल सिंगल आदमी 20 लोग जाओ और या 50 लोग जाओ और जाके ऑफिस में एक दिन में 2 दिन में जाके शिकायत करो कि सर हमारा ऐसी काम नहीं करता, हमारा तो बोर्ड भी सही काम नहीं करता, या कोई शिकायत करो सर हमारा तो टेस्ट भी नहीं होता। एक एक आदमी जाएगा तो ऑफिस वाले सोचेंगे यार यूं कुछ बच्चों का प्रॉब्लम है, इतने बड़े बेच के अंदर कौन है। वो क्या, वो एक साथ 50 बच्चे चले जाए तो सब जगह बात हो, अरे 50 टावर आ गए थे आज, उस बेच के 50 बच्चे आ गए, अरे एक एक करके 50 आए थे पहले, पर पहले अपना ध्यान नहीं जा रहा था, अचानक भीड़ गई तो अपना ध्यान गया। तो यूनियन नाम की चीज तो होती है। तो भोपाल सिंह का कहना था कि अपने यूनियन बनाते हैं, किस किस को मिला के, राजस्थान, मालवा, सौराष्ट्र, इनको मिला के क्या बना ले, राजस्थान यूनियन। मैं राजस्थान नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आज का जो राजस्थान है इसलिए, बाकी वो तो इस पूरे को राजस्थान ही बोला करते थे, तो राजस्थान यूनियन हो जाए, यूनियन बना लेते हैं। तो भोपाल सिंह ने 46 के अंदर एक सम्मेलन बुलाया उदयपुर। कहां बुलाया, पर मेवाड़ की राजधानी कौन सी, उदयपुर। तो भोपाल सिंह जी ने सारे राजाओं किया इकट्ठा, और राजाओं को इकट्ठा कहा भाई ये प्लान है, और ये वल्लभ भाई पटेल से अकेले अकेले बात करोगे ना, इससे अच्छा मिल के बात करते हैं और यूं यूनियन बना के बातचीत करते हैं, पहले से अपनी यूनियन बनाते हैं। कहा साहब ठीक है, तो सर प्लान तो आपका बड़ा शानदार है, आप तो ये बताओ ये जो यूनियन बनेगी इसका अध्यक्ष कौन होगा, लीड कौन करेगा यूनियन का। हाँ भोपाल सिंह इनका कितने बड़े हो गए यार तुम, मैं तुम्हें उदयपुर में पनीर पकौड़े खिला रहा हूँ बिठा बिठा के, यहाँ सम्मेलन करवा रहा हूँ, और तुम मेरे से पूछ रहे हो अध्यक्षता कौन करेगा, मैं हूं, महाराणा भूपाल सिंह करेंगे और कौन करेंगे। तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर वाले ये भी बड़े राजा थे, ये खड़े हुए, और इन्होंने कहा कि सर देखो
फेयर एंड हैंडसम हमारे घर पे भी है, हम भी मर्दों वाली क्रीम ही लगाते हैं। आप क्यों बनोगे? देख सर हम बनेंगे। इस बात को लेकर राजस्थान यूनियन बनी 46 में, ये बात की 47 में भोपाल सिंह जी एक और ट्राई करते हैं, एक बार वापस राजाओं को बुलाते हैं, पर इस बार ये जयपुर जोधपुर वाले बड़े बड़े तो गए, वापस छोटे राजाओं को बिठा के वापस समझाने की कोशिश की, अरे यूनियन बना लो, मर जाओगे, अलग अलग जाओगे तो वो बात नहीं मानेंगे, एक साथ जाएंगे तो अपनी बातें मान ली जाएगी। पर वही है, कोई भी एक दूसरे के झंडे के नीचे आने के लिए तैयार है, इसलिए राजस्थान यूनियन बनी नहीं। पर ये सवाल बनता है अच्छा कि कौन से राजस्थान के राजा ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था? कहां कहां की रियासतों को मिला के? राजस्थान, मालवा, सौराष्ट्र के। कितने सम्मेलन बुलाए? कहां पे? एक 46 में, एक बुलाया 47। याद रह जाएगी बात, लिखो। राजस्थान, मालवा तथा सौराष्ट्र की रियासतों को मिलाकर बाय मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान, मालवा एंड सौराष्ट्र, राजस्थान, मालवा तथा सौराष्ट्र की रियासतों को मिलाकर बाय मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान, मालवा एंड सौराष्ट्र, राजस्थान, मालवा तथा सौराष्ट्र की रियासतों को मिलाकर बाय मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान, मालवा एंड सौराष्ट्र। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। ट्राइड टू फॉर्म राजस्थान यूनियन, राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। ट्राइड टू फॉर्म राजस्थान यूनियन, राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था। ट्राइड टू फॉर्म राजस्थान यूनियन, क्या बनाने का प्रयास किया था? लाइन चेंज करके लिखो। इसके लिए फॉर इट, इसके लिए फॉर इट उदयपुर में 2 सम्मेलन आयोजित किए गए थे। 2 कॉन्फ्रेंसेस वर कंडक्टेड एट उदयपुर, उदयपुर में 2 सम्मेलन आयोजित किए गए थे। 2 कॉन्फ्रेंसेस वर कंडक्टेड एट उदयपुर, उदयपुर में 2 सम्मेलन आयोजित किए गए थे। 2 कॉन्फ्रेंसेस वर कंडक्टेड एट उदयपुर। अच्छा, राजा जी के दिमाग कौन लगा रहा है इधर भाई, ऐसा किया जाना चाहिए? राजा को ये सब सलाह दे रहे थे के एम मुंशी। कौन दे रहे थे? और सुनना, देखो एक बात, जब अपने प्रजामंडल आंदोलन चले तो प्रजामंडल आंदोलन ने मांग की कैसा शासन होना चाहिए? उत्तर। अच्छा, उत्तरदायी शासन की फर्स्ट डिमांड अपने आप में कि संविधान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर राजा के शासन में कोई संविधान तो था नहीं। राजा का शासन का मतलब ये मेरा वचन, ये मेरा शासन, जो मैं कर दूं वैसा कर लिया जाए। जबकि जनता का जब शासन होता है तो उसमें आज भारत में एक संविधान है, एक संविधान के अनुसार काम किए जाएंगे, जो भी होगा या जो भी नहीं होगा किसके अनुसार होगा? संविधान। तो अपने को पहले पता है कि ये करना और ये अपने को नहीं करना। जब संविधान नहीं हो तो फिर अपने को पता ही नहीं चलेगी क्या सही है और क्या गलत, क्या अपने अधिकार और क्या अपने कर्तव्य। इसलिए सब रियासतों में जब प्रजामंडल चल रहे थे तब एक मांग ये भी थी कि सब जगह क्या बनाओ? संविधान। तो अपने राजाओं ने संविधान बनाने शुरू कर दिए थे। सब रियासतों में अपने छोटे मोटे संविधान बनने लग गए थे। मेवाड़ वालों ने अपना संविधान बनाने के लिए जिस आदमी को बुलाया उस आदमी का नाम क्या है? अरे बात समझो, संविधान बनाने के लिए इंटेलिजेंट आदमी आने चाहिए। देख लो के एम मुंशी बाद में भारत की संविधान सभा में भी थे, तो बड़े इंटेलिजेंट आदमी है। कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, क्या नाम था? बहुत अच्छे इतिहासकार थे, बहुत अच्छे संविधान विशेषज्ञ हुए बाद में। तो इनको बुलाया, इनको बुलाकर हमारा संविधान बनाओ। तो मेवाड़ का संविधान बनाने वाले कौन थे? मतलब के एम मुंशी ने संविधान जब बनाया था तो किसी ने माणिक्यलाल वर्मा को जाग कहा कि के एम मुंशी ने मेवाड़ का संविधान बना दिया, आपकी मांग ये संविधान बनना चाहिए, अब आपका क्या कहना है? तो माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि मैं इस संविधान से राजी नहीं। तो कहा फिर इस संविधान का क्या करें? तो माणिक्यलाल वर्मा का पिछोला में ले जाके फेंक दो। कहां फेंक दो? तो कभी कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि वर्मा जी ने किस संविधान के लिए कहा था कि पिछोला में फेंक दिया जाए? पिछोला क्या है? ये तो पता है? कई मनी मन सोते पिछोला क्या है, कहां फेंकना है ले जाके, पीछे फेंकना है क्या? तो पिछोला क्या है कि झील। तो उदयपुर में कहा कि पिछोला झील में ले जाके फेंक दो। किसने कहा? किसके संविधान को? तो मेवाड़ का संविधान कौन बना रहे थे? तो ये राजा के संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे? राजा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है। राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सलाह कौन दे रहे हैं? तो राजस्थान यूनियन की सलाह भी कौन दे रहे हैं? याद रहेगी इस माने बात, लिखो। के एम मुंशी महाराणा भोपाल सिंह के संवैधानिक सलाहकार थे। के एम मुंशी वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ महाराणा भोपाल सिंह। के एम मुंशी महाराणा भोपाल सिंह के संवैधानिक सलाहकार थे। के एम मुंशी वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ महाराणा भोपाल सिंह।
महाराणा भूपाल सिंह के संवैधानिक सलाहकार थे। वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ महाराणा भूपाल सिंह। महाराणा भूपाल सिंह क्या थे? संवैधानिक सलाहकार। कल पढ़ेंगे बाकी।